हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीनी 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस वंडरफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिलिया की, फ्लैजेला की, सेंट्रियोल की एंड सेंट्रोसोम की। वक्त बचा तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, पेरोक्सिसोम्स के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो इन चार ऑर्गेनेल्स की स्टडी है या इन चार स्ट्रक्चर्स की स्टडी है, जिनको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं एंड 3D फॉर्मेट में विजुअलाइज करके हम इन चीजों को देख रहे होंगे एंड बहुत मजा आएगा मेरे भाई। इतना मजा आएगा कि इससे पहले अभी तक आपने इन टॉपिक्स को इस नजरिए से नहीं देखा होगा। वी वुड बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो आप सभी लोगों का एक और बार वीपू भैया की इस कक्षा में स्वागत है। क्या सभी लोग तैयार हैं इस कक्षा को तोड़ने फोड़ने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए? एक बार बता दो ना, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें एंड शुरुआत कर सके आज की इस क्लास की। यस यस, ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। टेस्ट हुआ, 180 आए, बहुत शानदार। 175, 160, 160, 160, बढ़िया। 180, कई बालकों के 180 आए। 160, 539 ओवरऑल। 175, 180, 180, 180, क्या बात है शेर, क्या बात है। 130, बहुत बढ़िया। 160, 175, 175, 160, 160 एवरेज निकल के आ रहा है गेस। 607 नंबर बन रहा है टोटल। 155, 175, 148, 157, बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। पहला टेस्ट है, धीरे धीरे एनालाइज करते चलेंगे। एक बार ये आज का सेशन खत्म हो जाए, थोड़ा सा आपको टेस्ट एनालिसिस के बारे में भी मैं बता रहा हूं, वो आपको हेल्प करेगा टू क्रैक गुड मार्क्स इन अपकमिंग एग्जामिनेशंस, इन अपकमिंग टेस्ट। पहले हम जिस चर्चा के लिए यहां पर पहुंचे हैं उस चर्चा को क्या शुरू कर दिया जाए। क्या मेरे भाइयों को, क्या मेरी बहनों को अभी तक जितना का जितना मैंने कंटेंट पढ़ाया है वो सब समझ में आ चुका है? क्या हम लोग आज चार स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए एकदम ताबड़तोड़ तरीके से तैयार हैं? हाँ या ना एक बार बता दीजिए। लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए, जिससे हम लोग इस सेशन की शुरुआत कर सकें और शुरू कर सके हमारा आज का टॉपिक सिलिया एंड फ्लैजेला, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। पहली हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपियों में, सिलिया एंड फ्लैजेला, सिलिया एंड फ्लैजेला। यस गुरुजी, सिलिया एंड फ्लैजेला पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। इनके बारे में कुछ बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। लेकिन हम लोग बुद्धिमान, तो क्या हम जब भी किसी टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग उसके बारे में जितनी भी कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन है वो खुद से ही लिखने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल लिखने की कोशिश करते हैं सर। सबसे पहले मुझे बताइए कि सिलिया और फ्लैजेला में एक चीज कॉमन क्या हो सकती है। समझ लीजिए कोई सेल है, ये किसी सेल की सेल वॉल है, ये किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन है। मुझे बताइए सेल वॉल फ्लेक्सिबल होगी या सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होगी? सिलिया और फ्लैजेला अगर किसी सेल से निकल रहे हैं तो वो सेल जो है उसकी मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से सिलिया फ्लैजेला बनेगी या वॉल की एक्सटेंशन से सिलिया फ्लैजेला बनेगी? सर बच्चा जानता है कि सेल की मैच्योरिटी पे जो वॉल है वो रिजिड हो जाती है या अंबुजा सीमेंट की बनती है, इसका नाम ही वॉल है, दीवार है। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ये फ्लेक्सिबल होगी। इसी से सरफेस स्ट्रक्चर्स निकल रहे होंगे। यस गुरुजी, इसी से सरफेस स्ट्रक्चर्स निकल रहे होंगे। तो यहां पे आप पहली बात क्या लिख सकते हैं? यहां पे आप पहली बात लिख सकते हैं कि बोथ सिलिया and flagella, both cilia and flagella are extensions of cell membrane, are extension of what? Are extension of cell membrane। सिलिया और फ्लैजेला दोनों सेल मेम्ब्रेन की खींचातानी से ही बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, ये बात अभी मैं आपके सामने प्रूव करके भी दिखाऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिलिया और फ्लैजेला को काटें, जो कि एक बाल जैसा स्ट्रक्चर है, क्या सिलिया और फ्लैजेला दोनों ही पतले लंबे बाल जैसे स्ट्रक्चर होंगे? क्या ये फिलामेंटस एक्सटेंशन होंगे? फिलामेंटस का मतलब हमेशा होता है पतला लंबा बाल जैसा। क्या सिलिया और फ्लैजेला दोनों ही ऐसे फड़फड़ा के सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं? तो क्या ये बाल जैसे होंगे? बिल्कुल। तो बोथ आर फिलामेंटस एक्सटेंशंस। क्या ये बात आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी। बोथ आर फिलामेंटस एक्सटेंशंस। गुरुजी ये भी लिख सकते हैं कि दोनों की दोनों चीजें जो हैं बाल जैसी होती हैं। तो यहां पर अगर आप फिलामेंटस एक्सटेंशन लिख रहे हैं तो फिलामेंट शब्द कहीं पर भी आए तो आप लिख भी सकते हैं इट इज थिन थ्रेड लाइक
इट इज थिन थ्रेड लाइक, क्या पतला सा धागे जैसा आपका स्ट्रक्चर होगा सिलिया एंड फ्लैजेला? बिल्कुल होगा सर, ये बात भी हमें पहले से पता है, ये बात भी हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि फ्लैजेला आपका पतला लंबा बाल जैसा स्ट्रक्चर था, वहां भी ये सेम बात लिखी थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरी जान, बहुत आराम से सुनना, अगर मैं आपकी बात करूं प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की, तो ये कौन से प्रोटीन का बनता है, खुद बता दो ना सर। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो है ये सिंपल था क्या? सिंपल था गुरुजी। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला सिंपल था क्या? सिंपल था गुरुजी। किस प्रोटीन का बन रहा था गुरुजी? फ्लैजेलिन प्रोटीन का बन रहा था, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बन रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूकैरियोटिक फ्लैजेला क्या कॉम्प्लेक्स था? यूकैरियोटिक फ्लैजेला क्या कॉम्प्लेक्स था? बिल्कुल था। और ये किसका बन रहा था? ट्यूबुलिन प्रोटीन का, यानी माइक्रोट्यूब्यूल का बन रहा था। बिल्कुल बन रहा था। क्या ये बात भी हम लोग पहले से जानते हैं? जी गुरुजी, ये बात भी हम लोग पहले से जानते हैं। एक और बात मुझे बता दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्या आपने किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में, अभी तक हम प्रोकैरियोट पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, क्या आपने दुनिया के किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में सिलिया का नाम अभी तक सुना था? क्या प्रोकैरियोटिक सेल में सिलिया होता है? गुरुजी आपने तो नहीं बताया। 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स आपने बताए थे जब प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग डिकोड कर रहे थे। पहला सरफेस स्ट्रक्चर जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था फ्लैजेला। दूसरा सरफेस स्ट्रक्चर था आपका फिम्ब्रे। तीसरा सरफेस स्ट्रक्चर था पिलाए। गुरुजी तीनों के तीनों नामों में सिलिया का कहीं जिक्र नहीं था, अर्थात हमें यह समझ में आ गई थी गुरुजी बात कि सिलिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। क्या यह बात हमें पता है? सिलिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, क्या ये बात हमें पहले से पता है? यस गुरुजी, हम बुद्धिमान हैं, हम इधर उधर से पॉइंट निकाल के आधी से ज्यादा चीजें तो पहले ही क्रैक कर लेते हैं। यही तो एक बुद्धिमान छात्र की पहचान है, और हम सब बुद्धिमान हैं। यस यस गुरुजी, सारा जारवी समाज बहुत बुद्धिमान है, इससे समाज को एक अच्छा संदेश भी जाता है। यस, अगर मैं सिलिया और फ्लैजेला को काटूं, समझ लो ये जो है खोपड़ी है किसी की और इससे एक बाल निकल रहा है। अगर मैं इस बाल को काटूं अपनी शाही तलवार से, शाही तलवार सबकी देखी हुई है? शाही तलवार सबकी देखी हुई है गुरुजी? शाही तलवार हम लोग बचपन से जानते हैं क्योंकि आप हमेशा निकालते हैं इसे। अगर मैं इस शाही तलवार से यहां से कोई बाल निकल रहा है, उसको काट डालूं, तो बाल की गोलाई आपको दिखाई देगी। देखिए ये पेन है, इस पेन को अगर मैं लंबाई में काटूंगा तो एक लंबा सा क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई देगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेकिन अगर ये पेन ऐसा है, बाल जैसा है, और इसको अगर मैं काट रहा हूं तो ये गोल टुंडी ही आपको दिखाई देगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको ये गोलाई ही दिखाई देगी। यस गुरुजी, तो जब सिलिया और फ्लैजेला के बाल जैसे स्ट्रक्चर को आप काटते हो तो आपको गोलाई दिखाई देती है। एंड जब गोलाई दिखाई देती है, उस कोर को, उस गोलाई को हम क्या कहते हैं? एक्सोनिम कहते हैं गुरुजी। ये बात बस एक बार लिख लीजिए, आपको अगली स्लाइड में समझ में आ जाएगी, बस इसे नोट्स में डाल लीजिए मेरे कहने पे। अभी इस लाइन को आपको ना समझना है ना याद करना है, कुछ नहीं, मैं आपको यहां पर वापस लेकर के आऊंगा, हम वापस लौटेंगे, आप बस लिख लीजिए कोर of cilia and flagella is called axoneme। बस ये बात लिख लीजिए, अगली स्लाइड में ऐसी चमकेगी ये बात कि इस बात से समाज को बहुत अच्छा संदेश जाएगा, इतनी ज्यादा चमक जाएगी, देखना आप, है ना? सारा युवा जो है इस बात से सीखेगा, सीख लेगा एक। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ये बात भी समझ में आ गई। अब गुरुजी साइड में कुछ लिखवा दीजिए, साइड में ना जगह रह गई। हाँ अभी लिखवा देते हैं, रेखा जी खींच देते हैं। आए आए, चली चली फिर चली चली, आइए। ये देखिए सिलिया एंड फ्लैजेला, क्या इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमें पता है? क्या इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमें पता है? पता है गुरुजी, अगर हमें 2-2 3-3 बातें इस सिलिया और फ्लैजेला के बारे में पूछी जाएं तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं गुरुजी। अगेन आई ट्रस्ट यू ऑल, मुझे पता है आप सभी बुद्धिमान हैं। मुझे बताइए सिलिया और फ्लैजेला में से साइज किसका बड़ा होता है? कौन इसमें से बड़ा है? कौन दही बड़ा है? बता दो ना मेरे भाई। सिलिया जो है इसका साइज छोटा होता है क्या? हाय, साइज छोटा होता है, और इसीलिए इनका नंबर ज्यादा होगा क्या? इनका नंबर हजारों में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज इतना छोटा है कि अकेला सिलिया कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए इनका नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये न्यूमरस होने चाहिए, तभी जाकर के ये किसी सेल को मूव करा पाएंगे। लेकिन फ्लैजेला बड़ा होता है, फ्लैजेला साइज में बड़ा होता है, और अगर ये साइज में बड़ा है
तो इसका मतलब इसका नंबर कम हो तो भी काम चल जाएगा। अगर किसी सेल पे एक भी फ्लैजेला है तो भी वो पूरे सेल को मूव करा सकता है, इजीली मोटिलिटी प्रदान कर सकता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द सेल, इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द सेल, इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द सेल। करेक्ट बात है। एक ही फ्लैजेला जो है ये पूरे सेल को मूव करा ले जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट यहां पर क्या होता है, यहां पर कई सारे छोटे 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 हजारों सिलिया होते हैं, तो इनको कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करना होता है। सारे सिलिया साथ साथ मूव कर रहे हो, एक साथ एक दिशा में मूव कर रहे हो, तब जाकर के ये मूवमेंट करा सकते हैं सेल की। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिलिया नीड्स टू मूव in coordination like oars, इन्हें ओर्स की तरह मूव करना पड़ता है। ओर्स का मतलब पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ओर का मतलब होता है चप्पू, ओर का मतलब होता है चप्पू। तो यहां पर क्या हुआ, चप्पू की तरह ये मूव करते हैं, चप्पू जिससे आप नाव चलाते हैं। यस, तो यहां पर क्या हुआ, आराम से देखिए, अगर समझ लीजिए आप नाव चला रहे हैं और आप चप्पू को इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, तो देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस जो कि हो रही हैं। आप फिजिक्स पढ़ते हो अच्छे तरीके से, आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट पता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आप पानी को पीछे धक्का मार रहे हैं, और इसी वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि नाव आगे जा रही है। क्या दोनों बातें अपनी जगह पर करेक्ट है? आपने अगर कभी बोट रेस देखी है, श्रद्धा जी की एक मूवी थी बागी, उसमें जहां बोट रेस चल रही थी, जो विलन जो है एकदम भगा भग बहुत जोर जोर से चप्पू मार रहा था, उसकी सारी टीम भी चप्पू मार रही थी, कोऑर्डिनेशन में मूव कर रहे थे, सारे के सारे एकदम परफेक्ट सीक्वेंस में अपने चप्पू को मूव कर रहे थे, पानी पीछे बोट आगे। सिमिलरली अगर कोई ऐसा सेल है जो एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में है, तो मेरे भाई वो सराउंडिंग फ्लूइड को पीछे धक्का मार सकता है या सेल को आगे धक्का मार सकता है, दोनों एक ही बातें हैं। तो जब ये चप्पू की तरह काम करेंगे, और की तरह काम करेंगे, दे कैन either move the surrounding fluid, they can either move the surrounding fluid or the cell। आप ये कह सकते हो कि सेल जो है ये आगे बढ़ गया, या आप कह सकते हो कि उसके आसपास का जो फ्लूइड था वो पीछे धक्का मार दिया हमने उसको। एक ही बात है, दोनों बातें एकदम सटीक है, दोनों बातें एकदम सही है। गुरुजी ये बात हमें समझ में आ गई, गुरुजी ये बात हमें समझ में आ गई। इतनी बातों को एक बार गौर से देख लो, दोबारा से देख लो। हमने कहा कि सिलिया और फ्लैजेला जो है ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है, क्योंकि सेल वॉल तो रिजिड होती है। गुरुजी बात समझ में आ गई। दूसरा, ये पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर है, बात समझ में आ गई सर। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बनता है, पहले से पता था। यूकैरियोटिक फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन का पता है, पहले से ये बात हमें जानने में थी, है ना। ये जो सिलिया ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में। सिलिया और फ्लैजेला को काट कर अगर देखोगे तो बीच में क्या दिखाई देगा आपको, कोर दिखाई देगी, इसे एक्सोनिम कह डाला। सिलिया छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा नंबर्स में इनकी आवश्यकता होती है। चप्पू की तरह ये काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में ये मूव कराते हैं सराउंडिंग फ्लूइड को या फिर मेरे भाई पूरे के पूरे सेल को। जबकि फ्लैजेला आपका बड़ा होता है साइज में, इसीलिए अकेला भी होगा, एक दो भी अगर फ्लैजेला होंगे तो भी पूरे सेल को मोटिलिटी प्रदान कर देंगे। गुरुजी बात समझ में आ गई? गुरुजी ये तो थ्योरेटिकल बातें थी, इतनी बातें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हैं। थोड़ा सा गहराई में चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से वार्तालाप करते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट सिलिया एंड फ्लैजेला अगेन, एक और बार इसकी चर्चा करते हैं। यस, आराम से मेरी बात को सुनिएगा, आराम से मेरी बात को सुनिएगा मेरे शेरों, आराम से मेरी बात को सुनिएगा। यहां पर देखिए, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ इज द कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, जो कि एक जैसी होती है, इसे एक्सोनिम कहा जाता है। तो सिलिया और फ्लैजेला आप एक साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, एक साथ ही इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले एक कोरा पन्ना ले लीजिए, पूरा का पूरा लैंडस्केप, इसी पे पूरी सिलिया और फ्लैजेला की कुंडली खोल के आपको दिखा दी जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से। आराम से देखना भाई, आराम से देखना। सिलिया एंड फ्लैजेला, आराम से देखिए, प्यार से देखिए। सिलिया और फ्लैजेला का अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं तो जनरल स्ट्रक्चर कैसा होगा, थोड़ा गौर से देखना। मैं कह रहा हूं कि ये है लेट्स से एक सेल की सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड होगी, ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड होगी, समझ लो इससे फ्लैजेला निकल गया। मैं कह रहा हूं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गई तो इससे फ्लैजेला निकल गया। तो यहां पर हम अगर लेबलिंग करने बैठे तो इस लेयर को मैं क्या कह दूंगा, इस लेयर को मैं कह दूंगा सेल मेम्ब्रेन, हाँ के ना? यस गुरुजी, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कह देंगे। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको हम फ्लैजेला कह देंगे, बिल्कुल कह देंगे।
इस फ्लैजिला के 3 पार्ट थे जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ाए गए थे। सबसे पहला पार्ट जो था सबसे नीचे, सबसे बेस पे, इसे हम क्या कहते हैं? बेजल बॉडी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बेजल बॉडी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं गुरुजी, इसे हम बेजल बॉडी कह देंगे क्योंकि ये बेस पे पाई जा रही है, सबसे नीचे पाई जा रही है, तो इसे हम बेजल बॉडी कहेंगे। बीच में हाय हुक हाय आ जाएगा। हो जाएगा सर, सडनल शट्टर आ जाएगा यहाँ पे। और ये क्या आ जाएगा? ये आपका फिलामेंट आ जाएगा, पतला लंबा धागा जैसा स्ट्रक्चर आए आ जाएगा गुरुजी। पहला सबसे पतला लंबा स्ट्रक्चर फिलामेंट, टेक्का करो चे। दूसरा हॉक आए, तीसरा बेसल बॉडी। क्या ये तीनों यहां पर आ जाएंगे? पहले से जानते हैं हम? बिल्कुल गुरुजी जानते हैं। इस कंसेप्ट को तो हम लोग पहले ही समझ चुके थे। ये कंसेप्ट तो हम लोग पहले से जानते हैं गुरुदेव, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब समझ लो, मैं इस सिलिया को या फ्लैजिला को काट डालूं। अगर मैं इस सिलिया और फ्लैजिला को काट डालूं तो मुझे इसकी गोलाई यानी एक्सोनिम दिखाई दे जाएगी, हां के ना? यस गुरुजी, इसकी मुझे एक्सोनिम दिखाई दे जाएगी। इस एक्सोनिम का क्रॉस सेक्शन मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। एक्सोनिम मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा गुरुजी, क्यों नहीं मिलेगा? यही तो ढूंढने आए हैं यहां पर। यस बिल्कुल ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। एक्सोनिम हमें मिल जाएगा। एक्सोनिम दिखता कैसा है? थोड़ा गौर से समझिए। अगर सिलिया और फ्लैजिला एक बाल जैसा स्ट्रक्चर है, यहां से बाल निकल रहा है, इस बाल को अगर मैं काट डालूं तो ओवरऑल एक गोलाई दिखाई देगी। समझ लो एक पेड़ का मोटा सा तना है। अगर एक पेड़ ऐसे खड़ा है ना, अगर एक पेड़ ऐसे खड़ा है, इस बॉटल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर समझ लो एक पेड़ ऐसे खड़ा है ना, तो यहां पर अगर मैं उसको तलवार से काटूं, है ना, और ऐसे आपको दिखाऊं तो क्या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा? बिल्कुल सर, ये गोला दिखाई देगा। और ये जो गोला है, ये गोला जो है, इसी को मैं एक्सोनिम कह रहा हूं। यहां पर मैंने कहा था कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। समझ लीजिए यहां से बाल जैसा सिलिया निकल रहा है, पतला लंबा बाल जैसा सिलिया निकल रहा है। इसको मैंने तलवार से काटा, ये जो गोलाई आपको दिखाई देगी जिसमें सारे पार्ट्स आपको पता लग जाएंगे, दैट इज बेसिकली एक्सोनिम। इसी की हमको ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग बना लेते हैं गुरुजी। अभी पाब्लो पिकासो बन जाएंगे। अभी $1 मिलियन की ड्राइंग बना के दिखाता हूं तुमको, बहुत अलग ही लेवल की ड्राइंग बना दूंगा। ये आपका सिलिया और फ्लैजिला का कोर है, एक्सोनिम। ब्लू कलर से हमने यहां पर इसकी मेम्ब्रेन बनाई है, तो ब्लू कलर से ही बना लेते हैं। क्या सिलिया और फ्लैजिला अगर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है तो मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे? बिल्कुल कवर होंगे गुरुजी, बिल्कुल कवर होंगे। यहां पर क्या लगे हुए होंगे मेरे दोस्त? प्रोटीन लगे होंगे। हमने क्या बताया था? सिलिया और फ्लैजिला किस चीज के बने हैं गुरुजी? सिलिया और फ्लैजिला बने हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो यहां माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होंगे इस मेम्ब्रेन के अंदर, बिल्कुल लगे होंगे सर, बिल्कुल लगे होंगे। पानी की बोतल है भाई, पानी की बोतल है। तुम लोग क्या सोचने लग जाते हो? दिमाग को नियंत्रण में रखें। पानी की बोतल है, मैं ब्रांड नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इट्स अ वाटर बॉटल, है ना। ये मैं होटल से टपा के लेके आया था तो यहां देखो, तो ये है आपकी मेम्ब्रेन, ये ब्लू कलर की एज इट इज बना ली गुरुजी। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे डबलेट की फॉर्मेट में। डबलेट यानी 2-2 की जोड़ियां होती हैं। यहां पर हमने डबलेट बनाए, कितने बनाए? 9 बनाए। 9 होते हैं, 1 2 3, इनको एडजस्ट करेंगे बाद में, 4 5 6 7 8 9 बना लिए भाई। इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं अच्छे तरीके से। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ, दिस इज एट्थ, दिस इज नाइन्थ। 9 हो गए। इनको कहा जाता है 9 डबलेट, इनको कहा जाता है 9 डबलेट। 2-2 के फॉर्मेट में पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसे डबलेट कहा। 9 डबलेट हो गए। ठीक है जी, ठीक है गुरुजी। सेंटर पे पाए जाते हैं क्या? सेंटर पे पाए जाते हैं अपने ही जैसे 2 लोग, अलग ही लेवल के बंदे, सिंगल पाए जाते हैं 2, इन्हें कहा जाता है सिंगलेट। ये 2 हैं आपके क्या? सिंगलेट।
तो आपके बाहर की साइड पाए जाते हैं क्या, बाहर की साइड पाए जाते हैं 9 डबलेट और अंदर की साइड पाए जाते हैं 2 सिंगलेट। गुरुजी बात समझ में आ गई। इन सिंगलेट्स के अराउंड क्या मिलती है, एक शीथ मिलती है। इनको कवर करने के लिए एक शीथ होती है जिसे कहा जाता है सेंट्रल शीथ, क्योंकि ये सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर कर रही है, इसको हम कह देंगे सेंट्रल शीथ। गुरुजी इतनी बात हमें समझ में आ गई, इतनी बातों की आप लेबलिंग करा दीजिए, इतनी बातों की आप लेबलिंग करा दीजिए। लेबलिंग करिए मेरे दोस्त। सबसे पहले लिखिए सेल मेम्ब्रेन। क्या ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी एक्सटेंशन से ही सिलिया फ्लैजिला बन रहे थे, तो सेल मेम्ब्रेन विल कवर सिलिया एंड फ्लैजिला। क्या सिलिया एंड फ्लैजिला की बॉडी को सेल मेम्ब्रेन कवर कर रही होगी, बिल्कुल कवर कर रही होगी गुरुजी, बात समझ में आ रही है। यहां पर ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल का डबलेट है, ये क्या है, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल इनको कहा जाता है। दो दो की फॉर्मेट में पाए जा रहे हैं ना, इसीलिए इनको क्या कहा, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कह दिया। ये कितने हैं, 9 है गुरुजी। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, 9 है गुरुजी। ठीक है, ठीक है सर। ये अपने जैसे हैं सिंगल भाई, इनका क्या हो गया, इन्हें क्या कह दिया, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल कह दिया। इनको क्या कह दिया, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल कह दिया। जी गुरुजी, इन्हें सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल कह दिया। और ये कितने हैं, 2 हैं गुरुजी, ये 2 हैं। गिनती में ही हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अब मेरे भाई मेरी बात को बहुत आराम से सुनना, ओ मेरे मुन्ना गौर से सुनना। अगर ये 2 सिंगलेट हैं तो इन सिंगलेट के बीच की ब्रिज को क्या कहा जाएगा, खुद से अगर नाम लिखना हो, खुद से अगर इसे कोई नाम देना हो तो हम क्या नाम देंगे, आप खुद देखिए। खोपड़ी पे सरसों का तेल लगा के इस बार नाम देंगे। 2 सिंगलेट के बीच में यानी इंटर, किसके बीच में, सिंगलेट के बीच में ब्रिज है, तो क्या इसे कहेंगे इंटर सिंगलेट ब्रिज। हाँ कि ना मेरे शेर, बिल्कुल गुरुजी ये तो बात सही है, हम तो खुद से नाम दे सकते हैं। क्या इसे इंटर सिंगलेट ब्रिज कह दिया, बिल्कुल ब्रिज कह दिया। इंटर सिंगलेट ब्रिज कह दिया, बिल्कुल कहेंगे सर, क्यों नहीं कहेंगे। सिमिलरली डबलेट्स के बीच में जो ब्रिज है, डबलेट्स के बीच में जो ब्रिज है, क्या इसे इंटर डबलेट ब्रिज कहेंगे। देखिए डबलेट के बीच में ब्रिज, 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 डबलेट के बीच में ब्रिज। डबलेट्स के बीच में जो ब्रिजेस पाई जा रहे हैं, क्या इसे इंटर डबलेट ब्रिज कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा गुरुजी, बिल्कुल कहा जाएगा गुरुजी। ये बात एकदम समझ में आती है, ये बात एकदम अच्छे तरीके से हमारे जहन में, हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। क्या इसको मैं इंटर डबलेट ब्रिज कह दूंगा, बिल्कुल कह दूंगा। इट इज कॉल्ड एज इंटर डबलेट ब्रिज। ये इंटर डबलेट ब्रिज काफी खास होती है, किस प्रोटीन की बनती है गुरुजी बता दो ना। इंटर डबलेट ब्रिज बनती है नेक्सिन प्रोटीन की, याद करना है तो करो वरना छोड़ भी सकते हो। ये नेक्सिन प्रोटीन की बनती है इंटर डबलेट ब्रिजेस। ठीक है, ये इंटर डबलेट ब्रिज हो गए। ये वाली चीज क्या थी जो सबसे सेंटर पे पाई जा रही थी, ये वाली चीज क्या है, सेंट्रल शीथ है, सेंट्रल शीथ है सर। सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर कर रही है, इस शीथ को क्या कह दिया, सेंट्रल शीथ कह दिया। गुरुजी बिल्कुल कह दिया, बात एकदम समझ में आ गई, बात एकदम पकड़ में आ गई, टेंशन परेशानी की बात है नहीं, एकदम सही है। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। अब मैंने कहा ये जो सारे के सारे डबलेट हैं ये सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं, ये जो सारे के सारे डबलेट हैं ये सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं एक डंडे के थ्रू। उस डंडे को हम कहते हैं क्या, रेडियल डंडा, क्योंकि रेडियस की तरह बिहेव करेगा। हाँ गुरुजी ये रेडियस की तरह बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये एक सर्कल है, अगर ये सिलिया फ्लैजिला एक सर्कल है, सर्कुलर दिखाई दे रहा है ना आपको, तो मेरे भाई इसका अगर आप रेडियस बनाते, अलग अलग रेडियस बनाते, तो वो सारे अलग अलग रेडियस ऐसे ही दिखाई देते। समझ लीजिए ये एक सर्कल है पूरा का पूरा, इसके सेंटर से पेरीफेरी तक कनेक्ट करने वाली लाइन को ही रेडियस कहते हैं। इसी रेडियस पे ये डंडा आया, इसी रेडियस पे ये डंडा आया पिंक वाला, इसी रेडियस पे ये आया, इसी रेडियस पे ये आया, इसी रेडियस पे ये आया, इसी रेडियस पे ये आया। रेडियस ही तो है ये सारे, रेडियस ही तो है, रेडियस पे ही तो आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है रेडियल डंडे। डंडे मानी स्पोक, रेडियस पे आ रहे हैं इसलिए रेडियल स्पोक, इसीलिए इसको क्या कह दिया, रेडियल स्पोक कह दिया, रेडियल स्पोक कह दिया। हाँ कि ना बता दीजिए, इसको क्या कह दिया, रेडियल स्पोक कह दिया, बिल्कुल कह दिया सर, रेडियल स्पोक। ये क्या करते हैं, कनेक्ट्स सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ टू डबलेट, टू डबलेट। सेंट्रल शीथ और डबलेट को कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, रेडियल डंडे करते हैं, बिल्कुल करते हैं गुरुजी। अब ये जो सिलिया और फ्लैजिला है इनको मूव करने की एनर्जी कहां से मिलती है,
एनर्जी कहां से मिलती है? यहां पे एक स्पेशल प्रोटीन है जो इनके लिए मोटर का काम करता है, जो इनके लिए बेसिकली क्या करता है, इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। इन डबलेट्स पे लगा हुआ होता है एक ऐसा प्रोटीन, इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, ये बेसिकली इनको एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा टू मूव। इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन एनसीईआरटी में बनाया जरूर हुआ है, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें बनाया जरूर हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइनिन प्रोटीन, अगर आपको नहीं पता है तो। इसे क्या कहते हैं, डाइनिन प्रोटीन, विच हेल्प्स इन मोटिलिटी। इट इज कॉल्ड एज डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन प्रोटीन प्रोवाइड्स मोटिलिटी, प्रोवाइड्स मोटिलिटी। यस यस गुरुजी। एंड ये जो गोल गोल पूरा चक्रा दिखाई दे रहा है, ये जो हमने यहां पर गोल चक्कर बना दिया है, क्या ये कोर ऑफ सिलिया और फ्लैजेला है? अरे बाप रे, इतना मोटा बन गया है क्या तीर? हाँ, ये जो कोर ऑफ सिलिया और फ्लैजेला दिखाई दे रही है, इस कोर को हम लोगों ने क्या कह दिया मेरे शेरों? ओ शेरों, क्या कह दिया बता दो ना। इसे कह दिया सर एक्सोनिम। इसे कह दिया एक्सोनिम। सिलिया और फ्लैजेला को जब काटा तो ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसे हम एक्सोनिम कह सकते हैं, और उस एक्सोनिम के अंदर की सारी डिटेल्स हमने देख डाली है। क्या देख डाली है गुरुजी? दिस इज योर डायग्राम। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग 3D में भी देखेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए मुझे बताइए क्या ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई? मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा ये पूरी की पूरी स्लाइड, क्योंकि हर स्लाइड जब भी हम कंप्लीट करते हैं दोबारा रिपीट करते हैं। यस, तो एक बार पीछे वाली स्लाइड को हम देख चुके हैं, इस स्लाइड को दोबारा रिपीट करेंगे, फिर आई गिव यू अ 3D विजुअलाइजेशन। यस, 3D विजुअलाइजेशन देंगे। ऑलराइट, यस। तबीयत थोड़ी सी खराब हो रखी है यार, है ना, मेरे ना चेस्ट पेन हो रखा है 2-3 दिन से, बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं मैं। तो उस दिन जब आपकी क्लास हुई थी उसके बाद भी फिर मैंने शाम की क्लास जो है फिर वो रिकॉर्डेड डाली थी, तो इसीलिए थोड़ा बहुत चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। आई हैव डन माय ब्लड टेस्ट आल्सो यस्टरडे, बट है थोड़ा सा बॉडी एक है पूरा का पूरा, हाथ पैर, चेस्ट में कुछ ज्यादा हो रहा है, बाकी हाथ पैरों में कंपैरेटिवली कम है। तो इसलिए मैं थोड़ा चिंदी सा ऐसे शक्ल पे आ जाता है मेरे, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी शक्ल पे कुछ दिखे ना, ऐसे खुश मिजाजी रहे, पर लेकिन फिर भी मेरी शक्ल है ऐसी इस पे सब कुछ झलक जाता है ना। यस, हार्ट ब्रेक कह रहे हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस, वारे एनसीईआरटी के कीड़े, थमो, जिंदा हूं, टाइगर जिंदा है ना, जिंदा ही रहेगा सिलेबस पूरा कराने तक ऐसे मारने पे तुल गए यार, तुम तो बीमारी गैस करने लगे, बावड़े हो क्या? हाँ आइए, देखो मेरे शेर, आइए लेट्स चेक। रिपोर्ट आएंगी तब बताऊंगा क्या है, अभी के लिए ये देखिए, ठीक है। पिछली बार जब मैं बीमार हुआ था ना, मतलब लास्ट ईयर, तो कुछ बायोमार्कर्स बढ़े हुए थे ब्लड में, सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा ऐसे कॉन्शियस हो गया हूं अभी, माय फैमिली इज मोर कॉन्शियस, दैट्स व्हाई, सो आई थॉट कि यार बायोमार्कर टेस्ट करा लेना चाहिए, है ना। ठीक है, आ जाओ शेर। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है एक सेल की, उस सेल पे है फ्लैजेला या सिलिया, कुछ भी मान लो अपनी पसंद का, फ्लैजेला मान लो। ये फ्लैजेला जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है इसको हमने कह दिया पतला लंबा चोटी जैसा फिलामेंट, फिर हमने कह दिया बीच का हुक कह दिया सर, और तीसरा पार्ट हमने कह दिया सबसे बेस पे पाए जाने वाली बेसल बॉडी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अगर इस सिलिया और फ्लैजेला को मैं काटूं तो मुझे ऐसा गोल सा क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, जहां मुझे मिलेंगे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि डबलेट की फॉर्मेट में होंगे। एंड ये जो डबलेट होंगे इनको मैं कह सकता हूं पेरीफेरल, ये बाहर की साइड है पेरीफेरी पे, इनको मैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं सर, पेरीफेरी पे है, बाउंड्री पे है। और सिंगलेट जो है ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंटर पे पाए जा रहे हैं, बिल्कुल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, इसीलिए इनको घेरने वाली ये जो शीथ है इसको भी सेंट्रल शीथ का। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यस, यहां पर देखिए मेरे भाई अच्छे तरीके से कि आपकी यहां पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, डबलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और सेंटर पे हैं 2 सिंगलेट। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। सिलिया और फ्लैजेला के इसी अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। यस गुरुजी, 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। सिलिया और फ्लैजेला की 9+2 अरेंजमेंट यही है कि 9 इनमें डबलेट पाए जाएंगे और 2 इनमें सिंगलेट पाए जाएंगे। 9 डबलेट 2 सिंगलेट, 9+2 अरेंजमेंट इसे कह दिया। ठीक है,
ठीक है गुरुजी। यहां पर डबलेट के बीच में इंटर डबलेट ब्रिज है, इंटर डबलेट ब्रिज है, सिंगलेट के बीच में इंटर सिंगलेट ब्रिज है, और मेरे भाई ये जो सेंट्रल शीथ है इससे डबलेट को कनेक्ट करने वाला ये आपको दिखाई दे रहा है रेडियल स्पोक। कितने रेडियल स्पोक होंगे सर? एक डबलेट पे एक रेडियल स्पोक है तो 9 डबलेट है, तो 9 रेडियल स्पोक हो जाएंगे क्या? इजीली कैलकुलेट कर लेंगे सर हम, रेडियल स्पोक भी कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे सर, बच्चा बच्चा जानता है। तो मेरे भाई यहां पर आपको बाहर सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे गई, एंड इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, सिलिया फ्लैजेला को फड़फड़ाने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए डाइनिन प्रोटीन है। ये भी हम लोगों ने देखा, ये भी हम लोगों ने सीखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, कई लोग अपनी अपनी बीमारियां बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ करूंगा भगवान से कि तुम सब लोग जल्दी ठीक हो जाओ, है ना। कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। दोस्त बहुत गंभीर हो यार आप, जनरली मुझे पता नहीं था कि मैं सारे ही मरीजों को पढ़ा दे रहा हूं। देश का सारा मरीज यहीं पर आ गया, वो भी इतनी गंभीर समस्याएं लेकर के। मेरी दिल से दुआ है कि तुम सब लोग जल्दी ठीक हो जाओ दिमागी तौर पे। बाकी सब तो ठीक है, बीमारियां तो लगी रहेंगी, कुछ ना कुछ भगवान सही कर ही देगा तुम्हारा। लेकिन ये जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसका इलाज बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने बहुत पुरानी कहावत सुनी है, अक्सर मैं पढ़ाई करता रहता हूं और अक्सर ऐसी बातें मेरे जहन में आती रहती है, मैं तुम्हारे साथ भी साझा कर देता हूं। कहा जाता है कि जब भगवान को किसी को बर्बाद करना होता है, जब ये सृष्टि किसी को बर्बाद करना चाहती है ना, तो सिर्फ उसकी बुद्धि फेर देती है। आदमी का अपना कबाड़ा खुद ही करता है, औरों पे नाम लगाता फिरता है, फिर करता सब खुद है, सिर्फ ब्लेम कुदरत को और भगवान को करता है। लेकिन भगवान ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ दिमाग उल्टा कर दिया। फिर वो ऑटोमेटिकली खुद ही खुद में पगलाया हुआ रहता है आदमी, फिर ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। यस, तो कोई बात नहीं, चलता रहता है दोस्त ऐसा, और ये सारे रोग ठीक हो जाते हैं दोस्त। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बस स्टैंड के पीछे एक नंबर लिखा रहता है, आप किसी भी शहर में रहते हो, अक्सर आपके शहरों में बस स्टैंड होते होंगे। उस बस स्टैंड के पीछे एक दीवार होती है जहां पर ऊपर एक बात लिखी रहती है कि यहां डैश करना मना है, उसके नीचे एक नंबर दिया होता है। उस नंबर पे अक्सर मैं जब बस पकड़ता था स्कूल कॉलेज जाने के लिए, तो मैं अक्सर उस नंबर को देख लेता था, और हम लोग दोस्तों यारों में बात करते रहे, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इसकी जरूरत किसे ही पड़ती होगी। अब समझ में आया किसे पड़ती होगी। जाओ आज बस स्टैंड का एक चक्कर लगा के आओ, है ना, घूमो फिरो, ऐश करो, हो जाता है सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में अगर बीमारियां हैं तो बीमारी का समाधान भी है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है दोस्त। हिम्मत है मर्दा, फाड़ दे पर्दा। तुम्हारा पर्दा बहुत जल्दी फटेगा, अभी टेंशन मत लो तुम, अभी नादान बालक हो। 3D में दिखाता हूं सिलिया फ्लैजेला, समझ लो मेरे भाई। यहां से एक बाल जैसा स्ट्रक्चर निकला, यहां से एक बाल जैसा स्ट्रक्चर निकला, और इसको मैंने अपनी शाही तलवार से काटा। गरीबी के दिन गए लाला, शाही तलवार अब थोड़ी अलग प्रकार की है। शाही तलवार से अगर काटा तो मेरे भाई क्या बन के आएगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। ये सिलिया फ्लैजेला निकल रहा था, शाही तलवार से इसके चीथड़े उड़ा दिए गुरुजी, एकदम बीचों बीच से काट दिया खीरे की तरह। तो क्या मुझे गोल मटोल स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगा गुरुजी। इसे एक्सोनिम कहते हैं गुरुजी, इसे एक्सोनिम कहते हैं। लेकिन इस एक्सोनिम में क्या किसी चीज की कमी दिखाई दे रही है? जी गुरुजी, बिल्कुल कमी दिखाई दे रही है। यहां पे मेम्ब्रेन की कमी है, तो हम अपनी मेम्ब्रेन भी घुसा देते हैं। एंड क्या ये अब एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर बन गया जो मैंने आपको पढ़ाया है? बिल्कुल गुरुजी, आपने हमें बताया कि सबसे बाहर है सेल मेम्ब्रेन, आपने बताया सबसे बाहर है सेल मेम्ब्रेन। ब्लू कलर की क्या सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है सर। इसके बाद आपने बताया अंदर की साइड है डबलेट, इसलिए दो दो पाइप लगाए हैं, एक डबलेट, दो डबलेट, 3 4 5 6 7 8 9 9। यस गुरुजी। सेंटर पे दो सिंगलेट, इसलिए एक एक पाइप लगाए हैं, 9 + 2। यस गुरुजी। सिंगलेट को सराउंड कर रखा है आपके एक सेंट्रल शीथ ने, और सेंट्रल शीथ को डबलेट से कनेक्ट करने के लिए क्या 9 रेडियल स्पोक हैं? बिल्कुल हैं। क्या ये वही डायग्राम है जो हमने पीछे बनाया हुआ है? एकदम बनाया हुआ है गुरुजी। एंड माय फ्रेंड, यहां पर अगर आप इसको 3D में देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, क्या ये एक दूसरे से पैरेलल हैं? क्या ये इमारत जब बनती है उस टाइम पे सरियों का जो जाल बिछाया जाता है, सेम वैसा ही जाल है? देखो यहां पे इन पाइप्स के बीच में जितना गैप है, पीछे भी एकदम उतना ही गैप है। यानी अगेन अगर आप इसको देखो 3D स्ट्रक्चर में, अगर देखो तो क्या ये सारे पाइप एक दूसरे से पैरेलल हैं? ऊपर जितना गैप था नीचे भी उतना ही गैप है इस चोटी में। यस गुरुजी।
यह बात हमको समझ में आ जाती है गुरुजी। दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला, जहां पे 9+2 अरेंजमेंट आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है अलोंग विद मेम्ब्रेन। गुरुजी आपने यहां पर फिलामेंट में 9+2 लिखा, हुक में 9+2 लिखा, बेजल बॉडी में 9+2 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इट हैज अ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर 9+0 जैसा होता है। तो 9+0 क्या होता है पहले ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड देन मैं आपको बेजल बॉडी के बारे में बताऊंगा। तो यहां पे आप एक बात लिख सकते हैं, इट इज 9+0 यानी इट इज सेंट्रियोल लाइक, इट इज सेंट्रियोल लाइक। आप ये बात लिख सकते हो कि बेजल बॉडी सेंट्रियोल लाइक होती है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। हैं तलवार देखनी है दोबारा? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। और भी भांति भांति की तलवार हैं, कई सारी हैं। इसको पहले पैक कर लेता हूं तो अभी तुम्हें मजा आएगा। ठीक है शेरा? यस। सामुराई विपुई कह दे। ठीक है भाई, ऑल राइट, आर वी डन विद दिस थिंग? क्या हम इसको समझ चुके हैं अच्छे तरीके से? सेंट्रियोल अब और मजेदार समझ में आएगा, सेंट्रोसोम अब और मजेदार समझ में आएगा। यहां तक की बातें सारी समझ में आई कि नहीं? बता दो ना। यस 10 हो सकता है क्या? नहीं, मोल भाव नहीं कर रहे हैं यहां पे कि 9 का 10 कर दो भैया, हम तो यहीं से ले जाते हैं हर बार। नहीं, 9 ही होता है, स्टैंडर्ड है। यस यस, आ जाओ भाई। इतनी बात समझ में आ गई है शेरों को? यस गुरुजी, इतनी बात समझ में आ गई है। इस चीज को एक बार एनसीईआरटी में दिखा देता हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये आपका माइक्रोस्कोप में एक्चुअल में इतना गंदा दिखता है, और एक्चुअल में पता है व्हेन यू विल बिकम अ साइंटिस्ट, आगे चल के अगर आप रिसर्च करते हैं ना, ये चीजें जितनी खूबसूरत दिखाई देती है किताब में उतनी खूबसूरत है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया वैसा नहीं दिखाई देता जैसा आप किताब में पढ़ते हो, जैसा मैं बोर्ड पे बनवाता हूं, है ना? तो ये सिलिया फ्लैजेला ऐसा नहीं दिखता। मैंने तो ऐसा बनवाया है, इससे तो बेहतर ही बनवाया है। ये देखो ऐसा दिखता है। इसकी और डिटेल में हम लोग शक्ल ड्रॉ करते हैं बहुत कलर्ड इलस्ट्रेशंस के साथ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तब ये ऐसा दिखाई देता है। साइंटिस्ट ऐसी चीजें पढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपका सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, 2 सिंगलेट हो जाएंगे और बाहर 9 डबलेट हैं। सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनके पास है सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ को डबलेट से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है रेडियल स्पोक, नो रेडियल स्पोक। और यहां ये जो प्रोटीन बना रखे हैं, देखो यहां ये जो प्रोटीन बना रखे हैं ना, ये वाले, ये डाइनिन बना रखे हैं, लेकिन इनके बारे में बता नहीं रखा। इंटर डबलेट ब्रिज 2 डबलेट के बीच में, इंटर सिंगलेट ब्रिज 2 सिंगलेट के बीच में। सर सारी बातें समझ में आ गई हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड है, डायग्राम में हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी सिलिया और फ्लैजेला के बारे में और बातें बता दीजिए। क्या सिलिया और फ्लैजेला फिलामेंटस हेयर लाइक ग्रोथ है? यस बिल्कुल, हेयर लाइक आउट ग्रोथ है। सेल मेम्ब्रेन की है बिल्कुल, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है। सिलिया छोटे छोटे होते हैं इसीलिए इनका नंबर ज्यादा है और ये चप्पू की तरह काम करते हैं। या तो सेल को ही मूव करा देंगे, यानी या तो नाव को मूव करा देंगे, या सराउंडिंग फ्लूइड को यानी आसपास के पानी को मूव करा देंगे। फ्लैजेला जो है बड़े होते हैं और इसीलिए सेल मूवमेंट कराना इनके बाएं हाथ का खेल है। प्रोकैरियोटिक जो है इनमें आपका फ्लैजेला होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला से डिफरेंट होता है, क्योंकि यहां फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है, यहां ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। हम बात कर चुके हैं। सिलिया हो या फ्लैजेला, इनके स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इन्हें काट के देखोगे शाही तलवार से तो जो कोर हमने बनाई डायग्राम, इसे एक्सोनिम कहेंगे। और कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल यहां पर पैरेलल भाग रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल भाग रहे हैं। बात मैंने आपको दिखाई बकायदा 3D में कि सारे माइक्रोट्यूब्यूल देखो एक दूसरे से पैरेलल ही भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं गुरुजी, अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई। एक्सोनिम में 9 डबलेट हैं, 9 डबलेट हैं जो पेरीफेरी पे पाए जा रहे हैं। एंड सेंटर पे 2 सिंगलेट है, सेंटर पे 2 सिंगलेट है। एंड मेरे भाई इसीलिए इसे 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पे सेंट्रल शीथ लगी हुई है और सेंट्रल शीथ को डबलेट से कनेक्ट करने के लिए रेडियल स्पोक होता है। रेडियल स्पोक होता है तो टोटल 9 रेडियल स्पोक हो गए, बिल्कुल। डबलेट को कनेक्ट करने के लिए इंटर डबलेट ब्रिज होती है, इंटर डबलेट लिंकर होते हैं। एंड सिलिया और फ्लैजेला जो है ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं, यानी इनका जो बेस होता है, बेसल बॉडी जो होता है, ये सेंट्रियोल जैसा होता है। 9+0 अरेंजमेंट इसका होता है। सर ये बात भी हम लोग डिकोड कर चुके हैं, थोड़ा सा और गहराई में आप बताओगे तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब सर हमें ये टॉपिक और पढ़ा दीजिए बस। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम और छोटा है क्योंकि ना इसका डायग्राम है एनसीईआरटी में, हम खुद से बनाएंगे और इसकी डिटेल्स भी काफी कम है, तो इसकी डिटेल्स भी हम ही खुद से अच्छे तरीके से डिकोड कर रहे होंगे, तब मजा आएगा। सिलिया और फ्लैजेला अगर आपने पढ़ लिया है तो अब आपके लिए सेंट्रियोल सेंट्रोसोम पढ़ना एकदम चुटकियों का खेल है। तो चुटकियों में इसको भी कवर कर लेते हैं, फिर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको ओवरऑल 3D में सारी की सारी चीजें दिखा रहा हूंगा। यस यस मेरे भाई, आ जाओ मेरे शेर, फटाफट क्या हम आगे बढ़ सकते हैं और क्या हम यहां पर सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में बेसिक डिफरेंस क्रैक कर सकते हैं? हाँ के ना, एक बार बता दो। हेडिंग डाल लो मेरे शेरों, सेंट्रियोल
एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, करेक्ट, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। इनके बारे में हम क्या जानते हैं, सबसे पहले ये बताइए, क्या इनका नाम कहीं सुनेला लगता है? जी गुरुजी, नाम तो सुना हुआ है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम आपने कहीं तो बताया था, अब कहां बताया था ये थोड़ा देखना पड़ेगा। यस गुरुजी, हमें इनके बारे में एक बात तो पता है कि दे डोंट हैव सेल मेम्ब्रेन। क्या ये मेम्ब्रेनलेस थे? यस गुरुजी, दे वर मेम्ब्रेनलेस, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही थी। दे वर मेम्ब्रेनलेस, यस गुरुजी, दे वर मेम्ब्रेनलेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दे वर फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली। क्या ये सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिल रहे थे? दे वर फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली, यस गुरुजी, एनिमल सेल्स में मिल रहे थे और किसी प्रकार के सेल में, ना प्रोकैरियोट्स में ना प्लांट सेल में देखने को मिल रहे थे। कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो कहा है देवर फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली। बात समझ में आई? जी गुरुजी, ये बातें तो हमको अच्छे तरीके से पता है, इसमें कोई टेंशन है नहीं। अगर आप देखें सेंट्रियोल के बारे में, अगर आप देखें सेंट्रियोल के बारे में, तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है? सेंट्रियोल जो है इट इज सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, इट इज, इसको मैं बनाकर दिखाऊंगा, इट इज सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। ये सिलेंड्रिकल है स्ट्रक्चर में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट हैज 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पर 9+0 अरेंजमेंट में कनेक्टेड है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सर ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे शेर, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि इसका स्ट्रक्चर कार्टव्हील जैसा है, रथ के पहिए जैसा है। ये मैं खुद बनाकर दिखाऊंगा। इट हैज कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर, रथ के पहिए जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका? सेंट्रियोल का। ये हमने देखा, ये हमने जाना, और गहराई में इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अभी तक सिर्फ इतनी बातें हमने पढ़ी हैं। ये सिलेंड्रिकल होता है, 9+0 अरेंजमेंट होती है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जैसे सिलिया फ्लैजेला में 9+2 थी, एंड कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर है इसका, यानी यहां पर आपका रथ के पहिए जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं एक सेंट्रियोल बना लूं तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूं दोस्त? अगर मैं एक सेंट्रियोल बना लूं तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? क्या ये एक सेंट्रियोल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो एक छोटा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है सर, छोटा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है सर, बना लिया। अब मेरी बात देखो कि सेंट्रोसोम क्या है मेरे शेर, सेंट्रोसोम क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये तो हमने सेंट्रियोल के बारे में जान लिया, अब हम बना लेते हैं सेंट्रोसोम। क्योंकि पहले ये तो देखें कि इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, पहले ये तो जान ले। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स जुड़े होते हैं, तो आप यहां कहेंगे सेंट्रोसोम क्या है? टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स, टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स प्लस, टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स प्लस पेरीसेंट्रियोलर स्पेस या पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स प्लस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। कैसे? आराम से देखिए, समझ लीजिए मैंने ये एक सेंट्रियोल लिया, मैंने क्या कहा है मेरे दोस्त, मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया है? परपेंडिकुलर। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना होता है पता है? हाँ सर, 90 डिग्री तो 90 डिग्री होता है। शाबाश मेरे शेर, वेरी गुड। यही समाज को संदेश जाना चाहिए बस हमारी तरफ से कि 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। ये देखिए, इसकी एक्सिस अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसकी एक्सिस मैं ऐसे बना सकता हूं, बना सकते हैं गुरुजी, कोई दिक्कत थोड़ी है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बता दो ना। यहां पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्या ये परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो क्या ये दो परपेंडिकुलर मैंने सेंट्रियोल बनाए, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाए? बना दिए गुरुजी। इन सेंट्रियोल की पेरीफेरी पर, इन सेंट्रियोल की पेरीफेरी पर जो मटेरियल जमा है इसे पेरीसेंट्रियोलर स्पेस कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे गुरुजी। और ये होता है अमॉर्फस, एनसीईआरटी की लाइन है, अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। और मेरे भाई 12वीं कक्षा में आप केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, जहां क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की डेफिनेशन आती है। अमॉर्फस का मतलब होता है इर्रेगुलर।
इररेगुलर का मतलब क्या होता है, यहां पर इसको किसी मटेरियल ने घेरा हुआ है, लेकिन ये जो मटेरियल है, ये जो मसाला है, ये इररेगुलर है, यानी कहीं से छोटा, कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से लंबा, अलग अलग लेवल के यहां पर मटेरियल जमा हो रखे हैं। सारे एक जैसे नहीं है, जैसे कुछ छोटे प्रोटीन मैंने लगाए, कुछ मोटे प्रोटीन मैंने लगाए, कुछ और मोटुल्ले प्रोटीन में लगा दूंगा। क्या यहां पर इन सेंट्रियोल्स को अलग अलग लेवल के प्रोटीन्स ने घेरा हुआ है? बिल्कुल घेरा हुआ है गुरुजी। इसी को हम कहते हैं अमॉर्फस मटेरियल, इसी को हम कहते हैं अमॉर्फस मटेरियल, यानी इररेगुलर सा ये आपको मसाला इनके अराउंड जमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात चमक उठी है शेरा, बात चमक उठी है। यस यस, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां पर बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला जुला के हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला जुला के, जहां पर दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स हैं और पेरीसेंट्रियोलर स्पेस है, इसको मिलाकर हमने क्या कहा? सेंट्रोसोम कहा। करेक्ट करेक्ट, यह है सेंट्रोसोम। तो इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन थोड़ी है, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं, इसके ऊपर ही मेम्ब्रेन नहीं थी, तो यहां भी कोई अलग से मेम्ब्रेन नहीं बनाई है। यह है आपका अमॉर्फस यानी इररेगुलर, अमॉर्फस यानी इररेगुलर पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, ठीक है। जहां पर क्या पाए जा रहे हैं? डिफरेंट साइज के प्रोटीन पाए जा रहे हैं, तो ऐसे लिख लो, दे आर फॉर्म्ड अप ऑफ डिफरेंट साइज्ड प्रोटीन्स। अलग अलग साइज के प्रोटीन्स ने इनको घेर रखा है, डिफरेंट साइज्ड प्रोटीन्स। बात समझ में आई? आ गई गुरुजी, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, आ गई बात समझ में? यस यस गुरुजी, दिस इज वन सेंट्रियोल एंड दिस इज कंप्लीट सेंट्रोसोम। ठीक है सर, इतनी बात देख के ही पता लग रही है, कोई टेंशन परेशानी दिक्कत दंगा पंगा हमें इसमें नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है सर, इतनी बात हमें समझ में आ जाती है प्यारे तरीके से। इतना अगर सबने लिख लिया है तो एक बार ओ शेयर आओ इन द चैट सेक्शन प्लीज, जिससे मेरे भाई आप लोग आगे बढ़ सके, हम आगे बढ़ सके और हमारी लास्ट स्लाइड को डिकोड करें, जहां एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दो सेंट्रियोल भी वैसे ही दिखेंगे, बस परपेंडिकुलरली अरेंज करने हैं, सेंट्रोसोम बन जाएगा। तो एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अब हम देखने की कोशिश करेंगे और उसके फंक्शंस को पहचानने की कोशिश करेंगे। यस यस, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सिलिया छोटा होता है क्योंकि कई सिलिया ऐसे होते हैं जिनमें हुक एब्सेंट होता है, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि फ्लैजेला बड़ा है, सिलिया छोटा है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हुक समटाइम्स, और वो बहुत पतला स्ट्रक्चर भी होता है, तो वो इतने लंबाई को सस्टेन नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी लेंथ भी छोटी हो जाती है। करेक्ट है, करेक्ट। तो डायनेमिक्स होते हैं, हर स्ट्रक्चर के कुछ डायनेमिक्स होते हैं। यस, जैसे आपकी टांगे 20 फुट की भी हो सकती थी, लेकिन आपके शरीर के हिसाब से दे आर नॉट अलाइंड वेल, इसीलिए प्रकृति ने हर चीज को बहुत एकदम प्रिसीजन से रचा है। यस यस गुरुजी, बहुत बढ़िया। ओ शेरा की बारिश हो चुकी है, आओ मेरे शेरों अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं और सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं बढ़िया तरीके से, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी, बना लेंगे। एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हम लोग बना के देख लेते हैं, फिर इसके फंक्शन साइड में लिख लेंगे। यहां पर मैं एक कारनामा करने वाला हूं, वो कारनामा आप ना करें, है ना, जैसे खाना खजाना में होता है ना भाई, संजीव कपूर जी ये छोले अब हम डालेंगे जो हमने रात को भिगो के रखे थे। हमारी मम्मी जो है वो फिर सोचती है अरे हमने तो रात को छोला भिगोया ही नहीं, हम तो टीवी में देख के हाथों हाथ खाना बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये तो पहले ही छोला भिगो के बैठा है। इसी प्रकार से मैं जब सेंट्रियोल बनाऊंगा तो मैं एक गोला बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सारी की सारी चीजें जो है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से अलाइन करनी है, लेकिन बाद में मैं वो गोला मिटा दूंगा। तो आप उस गोले को ना बनाएं, पहले मुझे डायग्राम बना लेने दें, बाद में जब मैं समझाऊंगा उस दौरान आप जो है गोला बना सकते हो या नहीं बना सकते, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। पहले मुझे डायग्राम बना लेने दो। जैसे यहां पर क्या है, क्योंकि मेम्ब्रेन होती नहीं है सेंट्रियोल में, पर मेरे को शुरू में मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाऊं ना वो अच्छे तरीके से बना पाऊं, है ना, तो मेरे को थोड़ा सा चाहिए कैलकुलेशन के लिए, अलाइनमेंट के लिए ये गोला। तो यहां पे क्या होता है, ट्रिपलेट पाए जाते हैं, जैसे डबलेट थे ना सिलिया फ्लैजेला में, यहां 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल साथ पाए जा रहे हैं, इन्हें हमने क्या कह दिया, ट्रिपलेट कह दिया। ये भी 9 है तो सीधा लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है, इनको अरेंज कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, 1 2 3 4
5 6 7 8 एंड 9। इसीलिए गोला बनाया था। अभी भी अरेंजमेंट में थोड़ी दिक्कत है, करनी पड़ेगी थोड़ा सा, इन सबको सवारियों को जगह दे देकर बैठाना पड़ेगा, तब जाकर के मजा आएगा। यस, देखो अभी भी पूरा नहीं है। ये हमने बनाया, ये बनाया, अलग ही लेवल का डायग्राम बन गया है। ये बने भैया 9 माइक्रोट्यूब्यूल। अब बने, अब ये बाहर वाला गोला हटा दिया मैंने। दिस इज सेंट्रियोल, दिस इज सेंट्रियोल। ठीक है जी, ठीक है सर, ये आपका सेंट्रियोल हो गया। अब सेंटर पे यहां पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि क्या है ये 9+0 अरेंजमेंट है। 0 मतलब सेंटर पे तो कोई माइक्रोट्यूब्यूल है नहीं, तो यहां पे क्या बना देंगे हम लोग, एक प्रोटीन का धब्बा बना देंगे। एक मोटा सा प्रोटीन बैठा हुआ है ना, ये कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ये कोई अलग प्रोटीन बैठा हुआ है, मोटा सा एक प्रोटीन यहां पर बैठा हुआ है। ये है 9+0 अरेंजमेंट। इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ये जो मोटुला प्रोटीन एकदम सेंटर पे बैठा है, इसको हमने क्या कह दिया, हब कह दिया, इसको हमने हब कह दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको अच्छे तरीके से लेबल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। अगर मेरे भाई ये ट्रिपलेट है और इन ट्रिपलेट्स के बीच में ब्रिज है, तो इसे क्या कह देंगे, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज कह देंगे क्या, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज कह देंगे क्या गुरुजी? बिल्कुल कह देंगे, क्यों नहीं कहेंगे। क्या ये इंटर ट्रिपलेट ब्रिज कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी गुरुजी। इंटर ट्रिपलेट ब्रिज कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी, ये इंटर ट्रिपलेट ब्रिज हो गई। यहां पर हब से, जैसे सिलिया और फ्लैजेला में सेंट्रल शीथ से आपके डबलेट को कनेक्ट कर रहा था रेडियल स्पोक, यहां पर भी सेम चीज आ जाएगी। यहां पर भी आपका ये जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, इससे हब को कनेक्ट कर रहा होगा कौन, रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक यहां पर भी 9 ट्रिपलेट हैं, तो 9 रेडियल स्पोक हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। रेडियस की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए नाम रेडियल स्पोक है। ये आपके रथ के पहिए जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया, इसे कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है गुरुजी। इस चीज को हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, आराम से लिख लेते हैं। यहां पर क्या है, देयर आर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरीफेरी पर पाए जा रहे हैं, तो इन्हें कहा ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। पहली बात, ये पेरीफेरल है, बाउंड्री पर पाए जा रहे हैं, दे आर पेरीफेरल। एंड दूसरी बात, ये आपके 9 है, नंबर में 9 है। ठीक है, यहां पर क्या है, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। यहां पर क्या है, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, करेक्ट, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। यहां क्या है आपका, रेडियल स्पोक। यहां क्या है आपका, रेडियल स्पोक। क्या कर रहा है रेडियल स्पोक, ट्रिपलेट को हब से कनेक्ट कर रहा है। इट कनेक्ट्स ट्रिपलेट टू हब, इट कनेक्ट्स ट्रिपलेट टू हब। सर बात समझ में आ गई। यहां पर देखिए, ये आपका हब है, ये आपका हब है, हब है सर। इट इज कॉल्ड एज प्रोटीनेशियस हब, क्योंकि मेरे भाई ये आपका प्रोटीन का बनता है, इसे कहा प्रोटीनेशियस हब। क्या ये सेंट्रियोल के एकदम सेंटर पे पाया जा रहा है, यानी सेंट्रियोल के सबसे करीब यही होगा, बिल्कुल होगा। क्या मेरे भाई ये प्रोटीनेशियस हब जो है, इट इज प्रॉक्सिमल इन नेचर। क्या इट इज प्रॉक्सिमल, P फॉर प्रॉक्सिमल, D फॉर डिस्टल, P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास। क्या ये सेंट्रियोल के सबसे पास वाली चीज है? यस। एंड ये है आपका यहां पर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। क्या ये डिस्टल होगा, क्या ये दूर होगा? D फॉर डिस्टल, D फॉर दूर। क्या ये बाहर की साइड है, पेरीफेरी की साइड है? क्या ये दूर होगा? दूर होगा गुरुजी। अगर आप देखो, हाँ भैया लिखना स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर देखिए, जो हब है ये एकदम सेंटर पे है, तो क्या ये सेंट्रियोल के सबसे पास है? बिल्कुल। और ये बाहर की साइड है, यानी एकदम एंड की तरफ है, तो ये सबसे दूर है। दूर तो डिस्टल, पी, पास प्रॉक्सिमल। एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात है। जैसे समझ लीजिए मैं हूं सेंट्रियोल, मेरे सेंटर पे कोई चीज अगर है ना, तो मेरे सबसे पास है, और एकदम दूर पे है, एज पे है इन उंगलियों के पास, तो वो आपकी क्या है, दूर है। तो हाथ की उंगलियां जो है ये डिस्टल हैं,
और यहां पे कोई चीज रखी हुई है सीने के पास, जो जॉन सीना के पास जो रखी हुई है, क्या वो प्रॉक्सिमल है? बिल्कुल प्रॉक्सिमल है। तो हब जो है ये एक प्रोटीन, मोटा सा प्रोटीन यहां बैठा है जो सबसे प्रॉक्सिमल है। बाहर की साइड जो है ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये डिस्टल है, इनके बीच में इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, एंड यहां पर आपका आ गया रेडियल स्पोक। सारी की सारी बातें आपकी डन हो चुकी हैं, मेम्ब्रेन आपकी है नहीं। दिस इज सेंट्रियोल 9+0 अरेंजमेंट। सर बात समझ में आ गई? सर बात चमक गई? बताओ इसके काम क्या क्या होंगे, फंक्शंस अगर आप देखें सेंट्रियोल के तो फंक्शंस क्या क्या होंगे, खुद बताइए। क्या दो फंक्शंस हमें पहले से पता है? दो ही फंक्शन है क्या? दोनों फंक्शन हमें पहले से पता है? गुरुजी अगर हम लोग दिमाग लगाएं, जो कि हम लोग लगाएंगे, जो कि हम लोग लिंक करेंगे, अगर गुरुजी हम लोग दिमाग लगाएं तो क्या हमें दोनों फंक्शंस पहले से पता है? बिल्कुल पता है। आराम से देखिए, सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा गुरुजी? सेंट्रियोल सेंट्रोसोम पाए ही कहां जाते हैं? एनिमल सेल में, क्योंकि वो एनिमल सेल की डिवीजन में हेल्प करते हैं। मैंने पहले लिखवा दिया था नोट्स में। सो दे हेल्प इन एनिमल सेल डिवीजन, दे हेल्प इन एनिमल सेल डिवीजन by making spindle apparatus, by making spindle apparatus, apparatus, तनना 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 मगरेसा, अपरेटस हो जाएगा गुरुजी। स्पिंडल अपरेटस जो कि चीजों की खींचातानी में हेल्प करेगा, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। अगला चैप्टर पूरा इसी पर बेस्ड है, सारी बात समझ में आ जाएंगी भैया। स्पाइडरमैन बनके हमको क्या करना है? सामान को, सेल में जो भी सामान है, मसाला है, इसे दो डॉटर सेल में डिवाइड करना है। तो स्पाइडरमैन इस साइड से जाला फेंकेगा, आधा मसाला अपनी तरफ खींच लेगा, इस साइड से जाला फेंकेगा, आधा मसाला अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे कि दोनों डॉटर सेल में बराबर सामान का बंटवारा हो सके, इक्विवेलेंट बंटवारा हो सके। जी गुरुजी यही तो करना होता है। तो ये एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। और दूसरा जो फंक्शन है ये तो हम यही देख चुके थे कि भैया ये जो सिलिया और फ्लैजेला है, इनकी बेजल बॉडी कौन बना रहा था? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था। तो यहां भी तो सेम चीज मिलेगी, इट मेक्स बेजल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, इट मेक्स बेजल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, करेक्ट? यस। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई गुरुजी? ऐसे कैसे नहीं आएगी? इतनी बातें हमें अच्छे तरीके से चमक उठी हैं, तो एक बार बता दो ना, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें एंड हमारा आज का टॉपिक जो खत्म हो चुका है इसको थोड़ा और डिटेल में देख सकें। अगर मेरे दोस्त यहां पर मैं आपको एक सेंट्रियोल दिखाऊं, दिस इज वन सेंट्रियोल, यहां पर आपके नॉट ट्रिपलेट है, बस तीन तीन की फॉर्मेट में पाइप लगा रखे हैं, दीज आर ट्रिपलेट, सेंटर पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। क्या ये भी इसी प्रकार से पैरेलल ट्रिपलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? सामने से देखो, पीछे से देखो, एकदम बराबर गैप है, पैरेलल पाइप्स की तरह लगे हुए हैं। दिस इज सेंट्रियोल, दिस इज योर सेंट्रियोल जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, एंड दिस इज योर सिलिया एंड फ्लैजेला जिसके ऊपर हमें मेम्ब्रेन देखने को मिल रही थी। दिस इज योर सिलिया और फ्लैजेला जिसके ऊपर हमें मेम्ब्रेन देखने को मिल रही थी। अगर मैं सिलिया और फ्लैजेला का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो आपका फिलामेंट और जो हुक है वो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, 9+2 अरेंजमेंट। एंड मेरे भाई नीचे की जो बेजल बॉडी है वो 9+0 अरेंजमेंट है, वो ऐसी दिखाई देगी। अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो क्या सिलिया और फ्लैजेला एक्चुअल में ऐसा होता है? इज दिस द रियल सिलिया एंड फ्लैजेला, जहां पर फिलामेंट और हुक होंगे 9+2 और नीचे की बेजल बॉडी होगी 9+0, एकदम सेंट्रियोल जैसी? क्या ये असली सिलिया फ्लैजेला है? ऊपर मेम्ब्रेन है और नीचे अगर आप देखो तो नीचे की साइड, ये तो मेम्ब्रेन के अंदर पार्ट पाया जा रहा है ना बेजल बॉडी, तो उसमें कोई जरूरत है नहीं। क्या मेरे भाई ये देखो, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया। दिस इज द रियल सिलिया एंड फ्लैजेला, जहां पे नीचे बेजल बॉडी है, ऊपर हुक एंड फिलामेंट है। दिस इज द 3D इलस्ट्रेशन। सिर्फ अगर आप हुक और फिलामेंट की बात करो तो ऐसा, सिर्फ सेंट्रियोल की बात करो तो ऐसा 9+0। सर बात समझ में आ गई? यस, बात समझ में आ गई है मेरे शेर? तो मुझे एक बार बता दीजिए जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें और कुछ सवालों का सिलसिला आप शुरू कर सके। करेक्ट है? करेक्ट है सर, बात समझ में आ गई सर। ड्रॉ कर लीजिए एक बार फटाफट, एंड उसके बाद या इन द चैट सेक्शन लिख दीजिए जिससे मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊं और सवाल सॉल्व करें। यस, ठीक है भाई, ये बता दीजिए, आइए ड्रॉ कर लीजिए। यस यस यस, बहुत शानदार भाई, वेरी गुड वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स। डन है भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां देखिए,
सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेल है जिसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कह दिया और इन दो परपेंडिकुलर सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स के आसपास आपका अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल भी जमा होता है। दोनों जो सेंट्रियोल थे परपेंडिकुलर थे एक दूसरे से एंड कार्टवील लाइक अरेंजमेंट बना रहे थे। यहां 9 आपके क्या पाए जाते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के ट्रिपलेट पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, पेरीफेरल ट्रिपलेट। और सेंट्रल पार्ट जो है इस पे एक मोटुला प्रोटीन पाया जाता है सबसे पास यानी प्रॉक्सिमल, इसे कहा जाता है प्रोटीनेशियस हब रीजन। इस हब और बाहर के ट्रिपलेट्स को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है इसे रेडियल स्पोक बोला। एंड भैया बेजल बॉडी बनाते हैं सिलिया और फ्लैजेला की एंड स्पिंडल फाइबर्स तैयार करते हैं जिससे स्पिंडल अपरेटस बन रहा होता है, एनिमल सेल के डिवीजन में हेल्प कर रहा होता है। गुरुजी ये बात भी समझ में आ गई। इतना ही था आज का कार्यक्रम। इनके बारे में भी हम लोग चाहेंगे तो चर्चा कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कितना टाइम बचा है एंड देन वी विल मूव अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं हमारे पास, तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। आर वी रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन सब, हाँ या ना? एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए। यहां तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट सारे भाइयों को समझ में आए हैं तो एक बार बता दीजिए। कल हमारा ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 टॉपिक्स, दैट इज न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। ये जो आपका माइक्रोबॉडीज है एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स है, कोई बहुत तगड़ा टॉपिक नहीं है, इनके बारे में चर्चा हो जाएगी। 10-10 मिनट के टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, तो वी कैन इजीली सॉल्व देम अप। बस मुझे ये बताइए कि क्या हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? यस, आ जाओ भैया, हमला कर दो सवालों पे। जितने सवाल हम लोग बना सकते हैं उतने सवाल बना ले जाएंगे। मैं पोल लगा देता हूं आपके लिए। 3 चीजें आप पढ़ चुके हो, चौथा जो नहीं पढ़ा है वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। कर ले जाओ भैया। सवाल संख्या 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। एक्सोनिम क्या है? एक्सोनिम है कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। एक्सोनिम है कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, तो क्या उत्तर हो जाएगा मिस्टर? ए का 2 2 में है, 3 और 4 में से कोई आएगा। कार्टविल पैटर्न किसका था? सेंट्रियोल का था, सेंट्रियोल का था। क्रिस्टा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टा कह रहे थे। और सैटेलाइट क्रोमोसोम में पाई जाती है। कुछ क्रोमोसोम्स को सैट क्रोमोसोम कहते हैं, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है हर सोमेटिक सेल में, उनमें से 10 ही सैटेलाइट कंटेन करते हैं, 10 ही सैट क्रोमोसोम है। या कह दो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 5 पेयर ही आपके सैट क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो मैं आपको जब क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा कल के लेक्चर में तो बता दूंगा। तो अभी उत्तर क्या आ जाएगा? ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, उत्तर आ जाएगा मिस्टर 4। डॉक्टर बच्चन विल बिकम्स द राइट आंसर। डॉक्टर बच्चन विल बिकम द राइट आंसर। आई एम एक्सपेक्टिंग 90%, क्योंकि मैच द फॉलोइंग इजी होते हैं, लगभग 90% लोगों ने ही कर लिया है। ठीक है, सेंट्रोसोम है, काइनेटोकोर है, सेंट्रोमेयर है, बेजल बॉडी है। ठीक है, ऑप्शन में बेजल बॉडी है। सिलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। सिलिया और फ्लैजेला जो है एक सेंट्रियोल जैसे स्ट्रक्चर से उग रहे होते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? यानी सिलिया और फ्लैजेला के बेस को क्या कहते हैं? सिलिया और फ्लैजेला के बेस पे क्या है जहां से वो उग रहा है, उसकी रूट क्या है? दैट इज बेजल बॉडी। और ये बेजल बॉडी जो है यही सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को हम लोग बेजल बॉडी कह रहे थे। अभी हमने पढ़ाई की है जस्ट। सेंट्रियोल का एक फंक्शन भी है बेजल बॉडी तैयार करना। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। उत्तर क्या हो जाएगा मिस्टर? सी हो जाएगा। बड़ी आसानी से सी हो जाएगा सर, एकदम बढ़िया ताबड़तोड़ तरीके से सी हो जाएगा। ये बात हम मार्क कर सकते हैं। लगभग 80% लोगों ने सही किया है, 14% लोगों ने मार्क किया सेंट्रोसोम। अरे भैया, सिलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक, ये तो सवाल में ही दे रखा है ना कि सेंट्रियोल जैसी एक चीज से निकलता है आपका सिलिया और फ्लैजेला, वो कौन है? बेजल बॉडी है। ठीक है, ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन यानी न्यूक्लियस के डिवीजन में, सेल के डिवीजन में स्पिंडल कौन बनाता है? सेल डिवीजन में हेल्प कौन करता है इनमें से? सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। भाई गोल्जी बॉडी का काम है ग्लाइकोसाइलेशन करना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना, क्लोरोप्लास्ट का काम है खाना बनाना बाबू के लिए। बचा ही सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, इसी का काम है सेल डिवीजन करवा देना, यानी उत्तर 1 हो जाना। सर 3 ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, पहली बात तो मैंने बोल दिया था 3 ऑप्शन। दूसरी बात कि बाकी सारे वैसे ही गलत थे, तो अगर मुझे नहीं भी बाकी सही ऑप्शन मिलते तो भी मैं 3 ही मार्क करता, है ना? ठीक, आइए। यस, उत्तर क्या हो जाएगा मिस्टर? ए हो जाएगा। 94% बालकों ने सही कर दिया है, बहुत अच्छी बात। अगला सवाल देखिए, सेंट्रल प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल है, उसके सेंटर पे प्रॉक्सिमल पार्ट पे एक मोटुला प्रोटीन बैठा है, उसका नाम क्या है? ये बता दीजिए। उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? बाहर की साइड है आपका कौन? बाहर की साइड है ट्रिपलेट,
यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सेंटर पे हब हो जाएगा, कोई माइक्रोट्यूब्यूल है नहीं, तो सेंट्रल प्रोटीनेशियस पार्ट इज कॉल्ड एज हब। उत्तर हो जाएगा मिस्टर 2। गुरुजी आसानी से बात समझ में आ जाती है, टेंशन है नहीं। मिस्टर भूरा बच्चन, वन सॉन्ग में भी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड रिमैक्स इज द राइट आंसर। राइट आंसर गुरुजी मार्क कर दिया, 94% बालकों ने सही कर दिया है। अब इस सवाल में फंसोगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पूछा है आपसे क्या, प्रिंसिपल प्रोटीन। अगर आपको सेंट्रियोल में या सिलिया फ्लैजेला में एक ही प्रोटीन का नाम लेना हो कि सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, वो प्रोटीन कौन सा है, ये सवाल अगर आया तो ऑप्शंस भी अच्छे खासे कंफ्यूजिंग हैं, उतने भी अच्छे ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ कई बच्चे फिसल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया, प्रिंसिपल प्रोटीन पूछा है सेंट्रियोल्स में, या सिलिया फ्लैजेला के लिए भी सेम ही आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको सिलिया फ्लैजेला दिखाया, या जो ये मैंने आपको सेंट्रियोल दिखाया, इसमें जो सारे के सारे पाइप बनाए हैं मैंने, कौन से प्रोटीन के बनाए हैं सर, ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। तो प्रिंसिपल प्रोटीन क्या हुआ, ट्यूबुलिन ही तो हुआ, और कोई थोड़ी हो जाएगा। यस गुरुजी बात तो ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। नेक्सॉन या नेक्सिन प्रोटीन तो सॉरी सिर्फ इंटर डबलेट ब्रिज बना रहा था। पिलिन प्रोटीन तो पिलाय में था। बेजल बॉडी, बेजल बॉडी तो अलग स्ट्रक्चर है भाई, जो कि बनी प्रोटीन्स की है, कोई प्रोटीन का नाम थोड़ी है बेजल बॉडी, तो एलिमिनेशन से भी निकाल सकते थे। यस उत्तर आता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, यानी माइक्रोट्यूब्यूल, इसी के तो बने हैं सिलिया फ्लैजेला सेंट्रियोल। यस गुरुजी, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन विल बिकम द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग से भी अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हो कि प्रिंसिपल प्रोटीन फाउंड इन सेंट्रियोल। ऐसी कोई भी क्वेश्चन मिले जो एडिशनल है, उसे अपने नोटबुक में ऐड करते रहिए तो मजा आ जाएगा। 80% लोगों ने बता दिया है बी नेक्सिन, कई लोगों ने गलत कर दिया है, पर कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल क्या था। Each centriole has a cartwheel-like organization having a whole of 9 peripheral fibrils can be represented with। यानी कि कार्टविल लाइक ऑर्गेनाइजेशन किसमें होती है, सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल की ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या बोल सकते हो, 9+2 हम कह रहे थे सिलिया फ्लैजेला में, 9+0 हम लोग कह रहे थे आपका सेंट्रियोल में। तो 9 सिंगलेट है, सिंगलेट नहीं होते यहां पे, 9 डबलेट, डबलेट नहीं होते यहां पे, 9 ट्रिपलेट, 2 सिंगलेट, सिंगलेट नहीं होते यहां पे, सिर्फ 9 ट्रिपलेट होते हैं और 0 सेंट्रल होते हैं, यानी उत्तर मिस्टर 4 आ जाएगा। 9+0 अरेंजमेंट 3 जगह दे रखी है, पर ये ट्रिपलेट पकड़ना बहुत जरूरी था। उत्तर आ जाता है मिस्टर डी। आसानी से मार्क कर ले जाएंगे, बिल्कुल आसानी से मार्क कर ले जाएंगे सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं, बिल्कुल इजीली मार्क कर ले जाएंगे। उत्तर डी आ जाएगा लगभग 75। मेरे भाई फंसा मत क्या करो, 9+0 देखते ही सिंगलेट डबलेट भी तो देख लीजिए। ये 3-3 पाइप बनवाए थे ना सेंट्रियोल में, 3-3 पाइप बनवाए थे, यानी ये सारे क्या थे, 9 के 9 क्या थे, ट्रिपलेट थे, 3-3 पाइप थे। जबकि सिलिया फ्लैजेला में ये जो 9 थे ये डबलेट थे, 2-2 पाइप थे। पेरी फेरी पे सिंगलेट तो होते ही नहीं है, तो जहां जहां सिंगलेट वर्ड देखा उसको तो काट ही दो। सिंगलेट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, डबलेट का तो कोई चक्कर ही नहीं है सेंट्रियोल में, तो सिंगलेट काट दिया, डबलेट काट दिया, सिंगलेट काट दिया, बचा ट्रिपलेट। बाय डिफॉल्ट एलिमिनेशन तक से निकाल सकते थे। बहुत आसान सवाल था, पर कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी सीखोगे, इट्स फाइन। यहां देख लीजिए सवाल, वही है मैच द फॉलोइंग, 3 मैच कर ले जाओगे, चौथा अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, बाकी पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत है नहीं। क्रिस्टे और सिस्टरने में कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिस्टे क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स, तो क्रिस्टे आपकी क्या हो जाएगी, ए का आर हो जाएगा, ए का आर हो जाएगा, एक में ही है, उत्तर निकल गया। सिस्टरने क्या है आपका, गोल्जी में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं सर, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सिक्के जैसे, थाइलाकॉइड है ना। और एक्सोनिम कहां आपको देखने को मिलेगा, एक्सोनिम इज द कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, तो डी का क्यू हो सकता है, तो ए का आर हो जाएगा, बी का हो जाएगा पी, बी का पी हो जाएगा, सी का आपका क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका एस, बचा हुआ ऑटोमेटिकली मैच हो गया। उत्तर आपका निकल आता है मिस्टर सी, मिस्टर 3। सर बात समझ में आ गई, टेंशन परेशानी दिक्कत तकलीफ कुछ है नहीं, बात चमक उठी है सर। 95% बच्चों ने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सवाल अभी आप कर नहीं पाओगे, अभी ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा। आइए कुछ और सवाल है हमारे पंचायत के, आराम से देखिए, बहुत आराम से देखना है दोस्त, बहुत आराम से देखना है, इस सवाल को सॉल्व करिए। असर्शन कहता है द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। यानी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला था, बट वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट था यूकैरियोटिक फ्लैजेला से। सही बात है, क्योंकि वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना था, यूकैरियोट में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना था, तो सही बात है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नहीं होते सिलिया फ्लैजेला में, तो दूसरी बात गलत हो जाएगी, रीजन गलत हो जाएगा। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर हो जाएगा मिस्टर सी, मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बच्चन। क्या हम इसको मार्क कर ले जाएंगे, आसानी से मार्क कर ले जाएंगे गुरुजी, कोई टेंशन परेशानी दिक्कत तकलीफ हमें इसमें है नहीं, आसानी से मार्क हो जाएगा, इसे हम
आंसर के फॉर्मेट में देख लेते हैं। 13% बच्चों ने कहा अरे मेरे भाई बहुत छोटी छोटी बातों पे सवाल बना के लाता हूं मैं, संभल संभल के करने हैं वरना फिसल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। एक एक वर्ड को पकड़ना है तब जाके तो मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में। ऐसे कई सवाल हैं, आराम से देखिए। ये फिर असर्शन रीजन आ गया, आराम से देखिए इसको। कोर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड एज एक्सोनिम। सेंट्रियोल की कोर को एक्सोनिम कह रहे थे क्या हम लोग? फटाफट मार्क करो एक बार, वैसे करो चैट सेक्शन में बताओ, क्या सेंट्रियोल की कोर को हम लोग एक्सोनिम कह रहे थे? यूजुअली सिलिया फ्लैजिला की कोर को ही एक्सोनिम कहते हैं, ठीक है। रीजन, इन सेंट्रियोल्स अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्ड एज 9+2। दोनों बातें गलत हो जाएंगी, दोनों बातें गलत है क्या बताओ? दोनों बातें गलत हो जाएंगी। देखो भैया एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, सीधा सीधा सवाल है। हम लोग एक्सोनिम किसकी कोर को कह रहे थे? सिलिया फ्लैजिला की कोर को कह रहे थे मेजॉरिटी में, यस। और 9+2 अरेंजमेंट इसमें होती नहीं है, 9+0 अरेंजमेंट होती है, यस। तो ये बात आपकी हो जाएगी। आराम से देखिए, ये सवाल पढ़िए एक बार, बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़िए। सिलिया आर लॉन्गर देन फ्लैजिला। क्या सिलिया फ्लैजिला से बड़ा होता है? भाई फ्लैजिला सिलिया से बड़ा होगा ना, पहली बात गलत। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चरली सिमिलर। भाई प्रोकैरियोट में फ्लैजिलिन प्रोटीन, यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन, दोनों अलग अलग होंगे, सेम कैसे होंगे? तो स्ट्रक्चरली सिमिलर है ही नहीं। दोनों बातें फिर गलत, दोनों बातें फिर गलत। उत्तर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। दोनों बातें फिर गलत। एक एक चीज को समझना है भाई, एक एक चीज को समझना है कि गलत ऑप्शन हुआ तो क्यों, सही ऑप्शन हुआ तो क्यों। इजी है, इजी है सर। ये वाला तो सच में आसान था, इसमें तो आई एम एक्सपेक्टिंग 85% तो कर ही दे लोग, वही 87% कर दिया, बहुत शानदार। ठीक है, आराम से पढ़ो, 2 मिनट का टाइम ले लो। सबको इज्जत से पढ़ना है और अच्छे से मार्क करना है, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि इसमें 2 मिनट लगेंगे या नहीं, लेट्स चेक कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं पोल मार्क कर दे रहा हूं। यहां बताना है आपको, करेक्ट चीजें बतानी है। किसके बारे में? विच कैरेक्टर्स ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला आर करेक्ट। सिलिया फ्लैजिला के बारे में। दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, तो हमने भी जो 3D दिखाया उस पर मेम्ब्रेन लगाई हुई थी, ठीक बात है। ए पक्का करेक्ट है, तो इसमें आपका ए नहीं है, इसमें आपका ए नहीं है, एलिमिनेशन कर दो, ठीक है। देयर कोर इज कॉल्ड एज एक्सोनिम, पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। बकायदा दिखाया था, तो 2 भी पक्का सही है, 2 भी पक्का सही है ना। यहां पे 2 नहीं है, 2 भी पक्का सही है, तो उत्तर सी आ गया। कुछ भी नहीं था ये सवाल। आगे और देख लेते हैं, पर कोई बात नहीं। यहां देखिए, एक्सोनिम यूजुअली हैव 9 पेयर ऑफ ट्रिपलेट्स। एक्सोनिम में ट्रिपलेट नहीं आएंगे भाई, सिलिया फ्लैजिला में ट्रिपलेट नहीं है, डबलेट है। यहां पर देखिए आगे, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड आर आल्सो एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। हाँ, सिंगलेट्स को सेंट्रल शीथ कवर करती है और आपस में इंटर सिंगलेट ब्रिज से जुड़े होते हैं, ठीक है। सेंट्रल शीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। एकदम सही बात है। सिलिया बट नॉट फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। भाई सिलिया एंड फ्लैजिला दोनों की जो बेसल बॉडी है वो आपकी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से ही बनती है। तो उत्तर क्या हो जाता है हमारे पास? कौन सी चीज गलत है? 3 और 6 गलत है, 3 और 6 गलत है। हाँ, तो 3 और 6 को छोड़ के बाकी चारों यहां पर मौजूद है। उत्तर अपना पहले ही सी आ गया था, और पेपर में ऐसे ही करना होता है। आपको पता है कि 1 जो है पक्का सही है, 2 पक्का सही है, इसी बात से हमने जो है अपना आंसर निकाल लिया था। तो एकदम कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारा उत्तर ठीक है, वैलिडेट हो गया, हम लोग मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है इसमें, ठीक है। तो वक्त बचा है, 90% लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए एक बार, अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल सेक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। स्ट्रक्चरल सेक्शन के बारे में बताइए, यानी सिलिया फ्लैजिला की अरेंजमेंट कैसी होती है। डबलेट कितने हैं भाई? डबलेट 9 होते हैं, तो 9 तो एक ही जगह लिखा हुआ है, उत्तर ही निकला है। ये सारे डबलेट थोड़ी हैं, 9+0 अरेंजमेंट होती नहीं है सिलिया फ्लैजिला में। ये डबलेट थोड़ी थे, 2 तो सिंगलेट थे, तो 9 डबलेट 2 सिंगलेट। रेडियल स्पोक उतने जितने डबलेट, हर डबलेट से एक निकल रहा था। और सेंट्रल शीथ तो भैया आपके दोनों के दोनों सिंगलेट्स को कवर कर रही थी एक, तो ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है सर। ये तो उत्तर सी पहले ही देखते ही मिल गया था, 9+2 देखते ही मिल गया था। भाई 3+6 अरेंजमेंट कौन सी होती है? 9+2 और 9+0 साथ साथ हो जाएगी, 9+0 एंड 2 अलग से हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, यस। और इसमें भी कई लोगों ने कबाड़ा किया होगा, जैसा मेरे को लग रहा है चैट सेक्शन देख के। एक बार लेट्स चेक। 9+2 देखते ही भावुक हो गए होंगे, तो बी पे फिसले होंगे, ये मेरा अनुमान है। तो देखते हैं कितने बच्चे फिसले। ज्यादा तो नहीं यार, ठीक है, 90% लोगों ने सही किया, पर फिर भी 10% लोग इसको ठीक कर सकते थे। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पूछा गया, एम्स का पीवाईक्यू है, अगर ये पूछा गया, अधिकतर बच्चे लेट जाएंगे भाई पेपर में। और एनसीईआरटी के डायग्राम में है, ये बोला नहीं हुआ है, लिखा नहीं हुआ है कहीं पर भी, बट इट इज मेंशन इन द डायग्राम। डायग्राम का पार्ट है, वो जो बनाए हुए मैंने दिखाए थे एनसीईआरटी के, डायग्राम में है। लेबलिंग नहीं कर रखी, थ्योरी में डिस्कस नहीं है, पर डायग्राम में पूछने को तो पूछ ले भैया। पता नहीं क्या फूक के पेपर बना दे, हमें थोड़ी पता है। तो तैयार रहें।
द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मूवमेंट, ये हिलते किस वजह से हैं? रेडियल स्पोक की वजह से, सेंट्रल शीथ की वजह से, सिंगलेट की वजह से, या डाइनिन की वजह से? डाइनिन की वजह से। डी फॉर मिस्टर डाइनिन जो है ये मोटिलिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोटीन है। डी फॉर डाइनिन इज द राइट आंसर। यस, आंटी का ताजमहल लगा बनने। यस, ऐसे नहीं जब बिल्ली ठेकेदार को दे रखा है चेजा पूरा, जब बनेगा तब देखना है। सब मुजस्सिमा तैयार हो रहा है, ऊपर मैंने देखा मूर्ति बन रही है बहुत भयानक, है ना, खुद की मूर्ति बनवा रही है आंटी। यस, आ जाओ भाई, उत्तर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। 80% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार। बाकी बराबर कबाड़ा किया है तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, मोटाइल बैक्टीरिया किन चीजों से चलेंगे? चिल्ली मिस्टेक हो गई सर, बहुत बढ़िया, आ जाओ। चिल्ली मिस्टेक हो गई है तो उसको सुधार लो ना। आइए देखिए एक बार, मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, किससे चल फिर सकते हैं भाई? पिलाय एंड फिमरे वर नॉट मोटिलिटी स्ट्रक्चर। सिलिया प्रोकैरियोट में था ही नहीं, बचा फ्लैजेला, एलिमिनेशन से निकाल दिया गुरुजी, चुटकी में निकाल दिया, झटके से ही निकाल दिया। डॉक्टर झटका फ्रॉम फुरफुरी नगर ने फटाफट निकाल दिया होगा। 83% बालकों ने, दाल मखानी ने भी निकाल दिया। बताओ, भाई निकाल सकता है तो कोई भी निकाल सकता है। भाई समाज को संदेश देने आए यहां पर दुनिया में। यस, आइए। बाबा बदमाश इज अ टॉप रैंक, बदमाश भाई ने टॉप कर दिया है। नन्नन ने 3rd रैंक हासिल की है। ठीक है, क्या नाम रखें भाई का? एन का क्या नाम रखें? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा अपने लीडर बोर्ड में, तो एक बार नाम बता दो ना भाई का। एन का नाम क्या हो सकता है? नटखट नंदन आए। पीयूष कुमावत इज एट 2nd रैंक। अंशिका, जयेश, शंभवी, विजेश, शक्ति कपूर आए। नंदू सबका बंधु भी आए हैं यहां पर, नमस्कार है आपको साहब। सोहम जी एंड मन्नू आर इन टॉप रैंक्स, बहुत बढ़िया। मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार, मन्नू भी आए हैं यहां पर। अच्छा, एन नंदिनी है, बहुत बढ़िया नंदिनी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। मैं नटखट नंदू ही बोलता अगला नाम। मतलब यार ठीक है, कुछ कुछ तो गैस किया था, कुछ तो मिलता जुलता ही बोला था मैंने, बहुत अलग नहीं बोला था, अलग ही लेवल का नाम नहीं बताया था। सो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। कुछ कुछ मसाला इस पे डालना स्टार्ट करेंगे, अभी तो कुछ डाला नहीं है सच, है ना, कुछ कुछ डालते रहेंगे बीच में। साइटोस्केलेटल और माइक्रोबॉडी पढ़ डाले भाई, करे खत्म, आधा घंटा पड़ा हुआ है अपने हक का, साडा हक ऐसे रख दें। यस यस, आ जाओ। 2 स्लाइड बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी चुटर पुटर। देखो रिवर्स चलते हैं, रिवर्स चलते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। 2 छोटी छोटी बातें, दोनों के बाद देखो, 2 लाइन का कंसेप्ट है। कंसेप्ट भी क्या है? बदनामी है ये तो, है ना। आराम से देखो, लेट मी टेल यू कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, फिर इसका डायग्राम बनवाता हूं अच्छे से। क्योंकि आज अगर ये खत्म हो गया ना, ये चुटुर पुटुर टॉपिक, कल न्यूक्लियस और क्रोमोसोम करके हम लोग सैटरडे पे अपना बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स सेल साइकिल, सेल डिवीजन, मजा आ जाएगा। एक दिन की पूरी एज मिल जाएगी, वरना इसके लिए अलग से या तो रिकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी 20-25 मिनट की, वो भी देखोगे तंग हो जाओगे। आधा घंटा पढ़ा ही है, कर लेते हैं इस्तेमाल, और आधे घंटे से पहले ही छोड़ दूंगा। इसके सवाल अगले क्लास में ले लेंगे हम लोग, कल की क्लास में ले लेंगे। अभी फिलहाल लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए साइटोस्केलेटल क्या होता है? स्केलेटल देखा हुआ है, गोटिया भाई की मुलाकात हो चुकी है सबसे। गोटिया भाई जानते हैं सब लोग, नहीं जानते मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। हमारे गोटिया भाई बड़े फेमस हैं पूरे यूट्यूब पे। ही इज मिस्टर गोटिया, से हाई टू गोटिया भाई। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी दोबारा से मुलाकात हो रही है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो गोटिया भाई क्या है? ही इज आवर स्केलेटल। एंड स्केलेटल का मतलब ही क्या होता है? स्केलेटल का मतलब होता है हमारी बॉडी का फ्रेम, जो सारी चीजों को कंसोलिडेट करके रखता है। सोच के देखो, मेरी बॉडी में से अगर आप हड्डियां निकाल दो, सिर्फ हड्डियां मान के चलो अभी के लिए, बोन्स एंड कार्टिलेज होते हैं, समझ लो हड्डियां निकाल दो। अगर मेरी बॉडी में से हड्डियां निकाल दो तो मेरे को तो एक थैले में भी पैक कर सकते हो ना बहुत आसानी से, अशोक फिटनेस की तरह थैली में भी पकड़ के घुमाने ले जा सकते हो। हाँ सर, क्योंकि मेरा जो फ्रेम है, मेरा जो ढांचा है, वो इन हड्डियों की वजह से ही तो है। यस गुरुजी। सिमिलरली जो यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल तो छोटे होते हैं, छोटी चीज को तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे अगर समझ लो पेन है, इसको मैं चटकाना चाहूं तो चटका दूंगा, इतना छोटा पेन हो, छोटी सी पेंसिल हो, वो नहीं टूटती थी। कई बार क्या होता था, हम लोग स्कूल में होते थे, दोस्त पेंसिल लाना भूल गया, बड़ी पेंसिल में अपनी नटराज के ऐसे चटका के दे देता था कि ले भाई छील और काम कर, पढ़ लिख, आगे जाके कल को कुछ बन गया तो मेरा नाम ले दियो कि एक दोस्त था जो मैं पेंसिल तोड़ तोड़ के देता था। ठीक है, तो मेरे दोस्त बड़ी पेंसिल चटक जाती है, बड़ा चौक चटक जाता है, छोटा चौक का टुकड़ा नहीं चटकता।
छोटी पेंसिलों नहीं होते दो टुकड़े, पूरा जोर लगाना पड़ता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर 10 टाइम्स स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। उनमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है नहीं, उनका जो एक तरीके से जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वही इस प्रकार का है कि दे आर बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग, और उनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं, तो कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है, कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता भी नहीं है। जो बड़े सेल्स हैं उनको दिक्कत रहती है, उनमें चीजों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि घर की छतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, घर के पिलर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए सरियों का जाल बिछाया जाता है। सिमिलरली मेरे भाई यहां पर भी आपके यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन्स का फिलामेंटस यानी धागे जैसे प्रोटीन्स का जाल बिछाया जाता है, सरियों जैसा जाल बिछाया जाता है, धागों जैसा थ्रेड जैसा जाल बिछाया जाता है। तो इलेबोरेट नेटवर्क है यहां पर फिलामेंटस प्रोटीन्स का, धागे जैसे प्रोटीन्स का नेटवर्क है पूरा का पूरा। 3 प्रकार के यहां प्रोटीन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनके नाम मैं याद करा दूंगा। इन सबको मिलाकर साइटोस्केलेटल कहते हैं। अब ये क्या करेंगे, सपोर्ट शेप प्रोवाइड करेंगे सेल को, क्योंकि जैसे आपका जो सरियों का जाल है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, छत को एक शेप प्रोवाइड करता है कि छत आपकी गोल मटोल ना हो जाए, नीचे से मोटी ना हो जाए, एक पर्टिकुलर ऐसे बीम बना के देता है। यस, तो सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करेगा एंड मोटिलिटी में भी हेल्प करेगा, मोटिलिटी में भी हेल्प करेगा। ठीक है सर, बेसिक बात है सर, इसको थोड़ा सा पढ़ा दीजिए अच्छे तरीके से। एक छोटी सी स्लाइड ले लो मेरे भाई, एक छोटी सी स्लाइड ले लो, बेसिक सी स्लाइड, और यहां लिख देते हैं अपनी हेडिंग साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या हुआ यहां पर, आराम से पढ़िए। साइटो का मतलब क्या होता है जी, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, यानी साइटो का मतलब क्या हो गया, साइटो का मतलब हो गया सेल, सेल। एंड स्केलेटल का मतलब क्या हो गया, स्केलेटल का मतलब हो गया फ्रेम, यानी सेल का ढांचा। यस गुरुजी। तो अगर हम एक सेल बना लें, अगर हम एक सेल बना लें तो सेल का ढांचा अगर ये है तो इसके अंदर आपको साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे जो कि पतले पतले होंगे, लंबे लंबे होंगे, धागे जैसे होंगे, जैसे सरियों का एक जाल बिछा रखा हो। यस गुरुजी, ऐसे पतले पतले लंबे लंबे प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे क्या, बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ये हमने देखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपने ऐसा एक और प्रोटीन का नेटवर्क बना लिया, बना लिया, बिल्कुल बना लिया, बिल्कुल बना लिया। करेक्ट, करेक्ट। तीसरा ये आपने बनाया, ऐसा और बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग प्रकार के प्रोटीन है जो कि आपके सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, यस गुरुजी, ये हमने देखा, ये हमने देखा। सो इट इज अ सेल, इट इज अ सेल, एंड इसके अंदर ये क्या है, ये है आपके इलेबोरेट यानी कॉम्प्लेक्स, इलेबोरेट यानी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जाल बना हुआ है पूरा जो हमने बनाया भी, ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स, धागे जैसा प्रोटीन, ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स। और फिलामेंटस का मतलब आज ही आपको लिखवाया था, धागे जैसे प्रोटीन्स हमने बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। यह है आपका साइटोस्केलेटल ओवरऑल अगर आप देखो तो, यस साइटोस्केलेटल अगर ओवरऑल अगर आप देखो तो दिस इज साइटोस्केलेटल। एग्जांपल क्या हो जाएंगे यहां पर, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स इंक्लूड्स 3 प्रकार के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं मेरे भाई। नंबर 1 2 3 करके आप लिख सकते हो, सबसे छोटे से सबसे बड़ा लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट, जिसको हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन मायोसिन का नाम सुना होगा सबने, यह है माइक्रोफिलामेंट, जिसे एमएफ भी लिखते हैं, या एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, नाम ही है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो इसका डायामीटर जो है ये बीच में आएगा, इंटरमीडिएट होगा, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, इसीलिए इंटरमीडिएट फिलामेंट का। और तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल, तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको एमटी कह दिया। करेक्ट,
करेक्ट है सर, तीनों बातें हमें पता है। एक्टिन फिलामेंट हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया एंड माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। अगर आप इनके डायामीटर्स को कंपेयर करो, अगर आप इनके डायामीटर्स को कंपेयर करो तो सबसे मोटा कौन निकलेगा, खुद बताइए। सबसे मोटा निकलेगा गुरुजी माइक्रोट्यूब्यूल। सबसे मोटा कौन निकलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल। इंटरमीडिएट फिलामेंट, नाम ही इंटरमीडिएट है तो बीच में आएगा। एंड मेरे भाई आपका हो जाएगा माइक्रो फिलामेंट सबसे छोटा, एक्टिन फिलामेंट सबसे छोटा। ये आपके डायमीटर की रेंज हो जाएगी। अगर आप देखें तो मोटा मोटा, अगर मैं आपको डायमीटर बताऊं, मोटा मोटा ये आपका 6 से 7 नैनोमीटर का होता है। 6 भी लिख दोगे तो कोई गोली नहीं मारेगा, 5 भी लिख दोगे तो कोई गोली नहीं मारेगा। ये 6 का लगभग डबल कर लो, 11 नैनोमीटर के आसपास होता है। 11 से 12 लिख सकते हो, कोई गोली नहीं मारेगा इतनी सी बात पे। एंड ये इसका भी डबल कर दो, 22, 23, 24, 25 के आसपास। 25 नंबर याद करने में आसान है, 25 नैनोमीटर लिख दो। 20 से 25 भी लिख दोगे तो भी कोई हाथ नहीं काट देगा इतनी सी बात पे। तो जहां पर ये जो है इनका डायामीटर है, एक रेंज है जो आपको देखने को मिली, एक रेंज है जो आपको देखने को मिली। ये साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो हैं इनमें आपको तीनों की रेंज देखने को मिली डायामीटर की। अगर आप फंक्शंस की बात करते हैं, अगर आप फंक्शंस की बात करते हैं तो 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या हो जाएंगे, पहला फंक्शन हो जाएगा सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। और दूसरा जो फंक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ, सेल को स्ट्रेंथ देना, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ हो जाएगा। तीसरा मोटिलिटी, मोटिलिटी चलने फिरने में कैसे हेल्प करेंगे भैया, यही तो हेल्प करेंगे। मोटिलिटी क्यों, क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल है यही तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बना रहा था, और ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही तो सिलिया फ्लैजेला बन रहे थे। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन जो कि एक टाइप का माइक्रोट्यूब्यूल है, मेक्स सिलिया एंड फ्लैजेला। यस यस, तो सपोर्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगी एंड आपकी मोटिलिटी हो जाएगी। गुरुजी बात समझ में आ गई। अच्छा, अरे ये यहीं रखा रहेगा गोटिया भाई, थैंक यू बड़ी, थैंक यू। गोटिया भाई को सम्मान पूर्वक उसकी जगह पे रख देते हैं। यस यस, करेक्ट है, इतना करेक्ट है सर। हाँ यस, हड्डी हटा दी भाई, हड्डी हटा दी। अरे वो टीचर है हमारा, सप्लीमेंट्री क्लास लगती है उनकी, कॉलेज प्रोफेसर है गोटिया। गोटिया सर बोलो। गोटिया भाई कह के तुम्हारा दोस्त क्या बनाया, तुम तो मजाक उड़ाने लगे उसका। स्केलेटल छोटे मोटे जो ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं, ये सारे हमारे टीचर्स हैं दोस्त। यस, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। शेप भी लिख लो, एक ही बात है। सपोर्ट, शेप, स्ट्रेंथ, मोटिलिटी ये सब प्रोवाइड करता है कौन, मिस्टर साइटोस्केलेटल एलिमेंट। एक और बात सुनिए, साइटो का मतलब सेल, स्केलेटल का मतलब फ्रेम। तो सेल के अंदर कई सारे प्रोटीन्स हैं जो सरियों की तरह एक नेटवर्क बना रहे होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है यहाँ पे धागे जैसे, सरियों जैसे प्रोटीन्स का, जो कि सेल को शेप प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे, ओवरऑल इसको सपोर्ट देंगे एंड यही प्रोटीन्स आगे चल के सिलिया फ्लैजेला भी बनाते हैं, तो मोटिलिटी में भी हेल्प करेंगे। ये जो है पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सब तो चुटुर पुटुर चीजें हैं, ये हमने देखी, ये हमने जानी। इतनी सी बात समझ में आई तो बता दो ना एक बार, फटाफट लिख दो इन द चैट सेक्शन की यस सर हमें ये बात समझ में आ चुकी है, या लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम छोटी छोटी और बातें कर सकते हैं, बताइए। यस यस, आइए, 2 लाइन का कंसेप्ट है, 2 लाइन का कंसेप्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। माइक्रो बॉडीज को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बातचीत है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार एंड देन आपकी छुट्टी कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा जिसमें हम लोग आज लेके नहीं आए हैं तो कल ही सॉल्व करेंगे। देखो 12 मिनट में टॉपिक कंप्लीट हो गया और अगला तो 2 लाइन का है, 8 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, यानी टाइम से पहले ही छोड़ दूंगा मैं, कोई टेंशन है नहीं। अगला टॉपिक लिख लीजिए माइक्रो बॉडीज, अगला टॉपिक लिख लीजिए माइक्रो बॉडीज, और खुद बताइए नाम में ही घुस के कि माइक्रो बॉडीज का मतलब क्या होता होगा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी क्या ये एक छोटी सी ऑर्गेनेल होगी, एकदम चिंदी सी चिरकुट सी ऑर्गेनेल होगी, बिल्कुल होगी, ये आपकी माइक्रो बॉडी कहलाती है। माइक्रो यानी स्मॉल, यानी एक छोटी सी ऑर्गेनेल होगी, बिल्कुल। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, यहां पे स्मॉल हो गया, बहुत छोटी सी ऑर्गेनेल है, बिल्कुल। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगी, यूकैरियोट में है,
बिल्कुल यहां पर देखिए ये है आपकी माइक्रो बॉडी जो कि यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होगी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसको हमने क्या कह दिया, माइक्रो बॉडी कह दिया, बिल्कुल कह दिया गुरुजी, बात समझ में आ गई। अब ये जो माइक्रो बॉडी है इसका एग्जाम्पल क्या है, एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल। सबसे पहले जो माइक्रो बॉडी है इसके बारे में बेसिक चीजें लिख लेते हैं। क्या ये माइक्रो बॉडी दोनों के दोनों प्लांट और एनिमल में मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। इट कैन बी फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो बॉडीज जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही मिल सकती है, करेक्ट, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड दूसरा, दे कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम्स। ये जो माइक्रो बॉडीज होती है ना, दे कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम्स, एकदम स्पेशल एंजाइम्स होते हैं इनमें, किसी किसी काम के लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, एक जरूरी कामकाज के लिए स्पेशल एंजाइम्स इनमें पाए जा रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल दिखा दीजिए गुरुजी। एग्जाम्पल में हो गया लेट्स से पेरोक्सीसोम, ये एक प्रकार की माइक्रो बॉडी है, इट इज पेरोक्सीसोम, ठीक है। पेरोक्सीसोम के नाम में क्या आ रहा है, पेरोक्साइड का साउंड आ रहा है, तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, इट हेल्प्स इन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आप सबको पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? अगर पता है तो एक बार चैट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड मुझे बताइए कि ये टॉक्सिक है या नहीं, अच्छी चीज है या खराब चीज है? सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो H2O2, एंड मेरे भाई ये टॉक्सिक बहुत होता है। तो अगर आप यहां पर लिखेंगे H2O2, तो इस गंदे से H2O2 को, टॉक्सिक H2O2 को क्या मुझे अच्छी चीजों में कन्वर्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, अगर हमारे बस में है तो अच्छी चीजों में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो ये पेरोक्सीसोम जो है इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, दैट इज पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। एंड ये पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज क्या करते हैं, इस H2O2 को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वाटर में, एंड साथ में ऑक्सीजन भी निकल जाता है। तो ऑक्सीजन भी अच्छी चीज है, कोई बहुत बुरी चीज तो है नहीं। एंड वाटर भी आपकी सेफ चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है। 70% हमारे सेल में होता ही वाटर है। तो एक गंदी चीज को हमने अच्छी चीजों में कन्वर्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। यही आपका कर रहा होता है कौन, पेरोक्सीसोम। प्लांट और एनिमल के अंदर ये एक माइक्रो बॉडी है, छोटी सी बॉडी है, जिसका मेन काम क्या है, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म करना, करेक्ट। तो H2O2 को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है आपका वाटर और ऑक्सीजन में हमने तोड़ दिया प्लांट और एनिमल के अंदर। दूसरी चीज एक और देख सकते हो, जैसे कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, कोई और माइक्रो बॉडी का नाम बता दो आप। ग्लाइऑक्सिजोम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। ग्लाइऑक्सिजोम क्या करता है, ग्लाइऑक्सिजोम ये पाया जाता है इन प्लांट सीड्स, ये प्लांट में पाई जाती है स्पेशल माइक्रो बॉडी। इन प्लांट सीड्स इट कन्वर्ट्स फैट्स टू कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फैट जो है ना ये एक कंडेंस रिसोर्स है एनर्जी का। बहुत कम जगह पे बहुत सारी एनर्जी स्टोर अगर करनी है तो फैट की फॉर्मेट में आप कर सकते हो। तो एक सीड जो है ये आपका फैट की फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है आपके फूड को, और बाद में हम जब सीड जर्मिनेट करना चाहते हैं तो उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करा के हम लोग एनर्जी दे देते हैं सीड को। वो ग्लाइऑक्सिजोम में होता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल यहां पर हो रही होती है प्लांट के सीड के अंदर, वो ग्लाइऑक्सिजोम में होती है। तो ये प्लांट में पाया जाता है। सिमिलरली कुछ बच्चे चैट सेक्शन में लिख रहे हैं स्फेरोजोम। स्फेरोजोम के नाम में ही है, स्फेरो यानी स्फेयर है, ये स्फेरोजोम यानी स्फेयर है, गोल मटोल है। यह भी आपका प्लांट में पाया जाता है। एंड इट स्टोर्स फैट इन प्लांट्स, यह भी सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा। इट स्टोर्स फैट, ये फैट वगैरह स्टोर करने के काम आता है। एक अलग से ऑर्गेनेल बन जाती है कई बार प्लांट के सेल में जो फैट को ही स्टोर करती है, इसे स्पेरोजोम कहते हैं। तो अलग अलग चीजें आपकी यहां पर हो सकती हैं। यस, ओलियोजोम भी हो सकता है ना। यहां पर आपका स्फेरोजोम है, ग्लाइक्सिजोम है, हालांकि ये दोनों भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन पेरोक्सीसोम ही है जो पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म करता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को सेफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना इसका काम है। ये छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। एंड मेरे दोस्त
एनसीईआरटी में तो कोई डिटेल नहीं दे रखी है, एक बार गौर से पढ़ो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बोल रखा है कि प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकता है पेरोक्सिसोम, बिल्कुल हो सकता है। इसमें स्पेशल एंजाइम पाए जाएंगे कुछ काम करने के लिए, और मेम्ब्रेन बाउंड ये होगा, एक मेम्ब्रेन इसमें होगी, बस इतना बोला हुआ है और कुछ नहीं। यानी ये तो कुछ है भी नहीं, हमने तो तब भी बहुत ज्यादा देख लिया है, यहां तो कुछ भी बात नहीं कर रखी इन एनसीईआरटी। और इससे जो सवाल पूछा जाता है बस यही पूछा जाता है कि क्या ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है या सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसके अलावा कोई बात होती है नहीं। यस यस, एक बार एक क्वेश्चन मेरे को देखने में आया था जो कि हमारा छूट गया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बस बिना पोल के ही सॉल्व कर लीजिए, या पोल ले लो, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप? सुश, कौन प्रोवाइड कर रहा था सपोर्ट एंड शेप? यहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा था आपका, बता दो ना। ये प्रोवाइड कर रहा था गोल्जी कॉम्प्लेक्स? नहीं। सेंट्रियोल? नहीं। राइबोसोम? नहीं। साइटोस्केलेटल? यस, स्केलेटल ही तो ये काम करेगा सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करने का। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। उत्तर क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है मिस्टर 4, मिस्टर डी, मिस्टर डॉक्टर बच्चन। यस गुरुजी, ये बात हमें पता है, करेक्ट, करेक्ट है सर। देखिए 242 पे हमने स्टार्ट किया था, 249 पे हम लोग डन कर चुके हैं। 7 मिनट का कंसेप्ट था, बस 2 ही लाइन थी ना एनसीईआरटी की, बस छुट्टी। अब घर जाके सुत्ती बाबू, सुबह से बहुत मेहनत कर ली तुमने। यस, आ जाओ। सेल वॉल भी करता है, यस, अगर सेल वॉल ऑप्शन में होता वो भी करता, पर दोनों कभी साथ ऑप्शन में आएंगे नहीं। सेल वॉल का भी तो यही काम है, रिजिडिटी बाहर से प्रोवाइड करना है, अंदर से प्रोवाइड कर रहा है, वो बाहर से प्रोवाइड कर रहा है, वो बाहर की बाउंड्री बना रहा है, अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों बातें, सपोर्ट और स्ट्रेंथ वहां पर भी दे रखी है सेल वॉल में, दोनों बातें करेक्ट है। यस यस गुरुजी, उत्तर हो जाता है मिस्टर डी। लगभग 94% बालकों ने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, वेरी गुड, वेरी वेल डन। अब छोटी सी बात बताता हूं आपको रिलेटेड टू टेस्ट एनालिसिस, आराम से मेरी बात को सुनिएगा, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल सिंस यू हैव स्टार्टेड योर टेस्ट। पहला टेस्ट आपका हो चुका है, और टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी पता है क्या है? टेस्ट का एनालिसिस करना। कई बार क्या होता है, हम लोग टेस्ट देते रहते हैं, पर हम लोग एंड में एक शिकायत हमेशा करते हैं कि सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में ही आपको यहां पर गाइड कर देता हूं, आई वाज आल्सो वेटिंग फॉर योर फर्स्ट टेस्ट, जिससे कि उसके बाद हम लोग इस चर्चा पर कूदें एक बार। तो बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत गहन चर्चा है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लगे उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपका टेस्ट हो, लेट्स से यू हैव कंप्लीटेड योर टेस्ट इन 3 आवर्स, 3 घंटे में आपने अपना टेस्ट दिया, और ईमानदारी से दिया, ऑनेस्टी से दिया, यानी आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, कितने क्वेश्चन गलत है, यू नो एवरीथिंग, यू स्टिल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1.5 आवर टू 2 आवर्स। कोई जल्दी भी कर सकता है, कोई लेट भी कर सकता है, ये स्टैंडर्ड टाइम नहीं बता रहा मैं। इतना टाइम आपको देना चाहिए अपने पेपर को, किस चीज के लिए? उस पेपर को घूरने के लिए। उस पेपर को घूरो भाई, उस पेपर को ताको झाको। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर को घूरोगे ना, जब आप पेपर के साथ वक्त बिताओगे, पेपर आपसे कुछ बातें कहेगा। जब भी कोई आपका गहरा मित्र बनता है ना, जब भी कोई आपका घनिष्ठ मित्र बनता है, वो आपको राज बताने लगता है। जब पहली बार में आप किसी से मिलोगे तो कोई आपको राज नहीं बताएगा। सिमिलरली व्हेन यू टॉक विद पेपर विदाउट इवन टॉकिंग, व्हेन यू जस्ट पॉन्डर ऑन पेपर कि इस पेपर में था क्या, तो आपको 180 सवाल का जो पेपर है, ये एक्चुअल में क्या देकर के जाएगा? 720 सवाल देकर के जाएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई ऑप्शन आंसर क्यों है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि बाकी तीनों ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है, एंड दैट विल इटसेल्फ बिकम अ न्यू क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि कोई सवाल आपका निकल गया, कोई सवाल आपने कर लिया, लेकिन आपको कोई चीज नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी फ्रेम अ क्वेश्चन ओवर हियर। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करती है? ऑलराइट, द ऑप्शंस आर सेंट्रियोल, the option 2 is ribosome, option 3 is Golgi body, या ऑप्शन 4 इज लाइपोसोम। तो अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक सवाल है, एनिमल सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है? सेंट्रियोल हेल्प करता है। सर मेरे 4 नंबर कंफर्म हो गए, उत्तर आ गया ए, 4 मार्क मुझे मिल गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगली बार जब मैं एक क्वेश्चन घुमाकर पूछूंगा ना इससे संबंधित, तब तुम्हारी बैंड बजेगी, तब तुम्हारी पैंट फटेगी। क्यों? क्योंकि ये मिस कर दिया। हर क्वेश्चन को जब डीपली पढ़ोगे ना, हर सवाल से कोई नया सवाल बन के उठ के आपके सामने आ रहा होता है, उसको नहीं छोड़ना है। जैसे पीवाईक्यू है, एक ट्रेंड है नीट का, मैं एक अलग से इस पे वीडियो भी बना दूंगा, आपके बैच में ही डालूंगा, एक दिन मैं बैठ के डिस्कस करूंगा आपके साथ। कई बार ऐसा हुआ है 2013 से 2026 तक के पेपर सॉल्व करना, कि कोई सवाल ऐसा है जिसका ऑप्शन अगले 1-2 साल में क्वेश्चन बन के आ गया। ये आपने नोटिस भी किया होगा, इफ यू हैव सॉल्व द पीवाईक्यूज वेरी 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 फाइनली। अगर आप इस पैटर्न को नोटिस कर पाए हो, एक बार दिल भेजो। अगर आपने अच्छे तरीके से अभी तक सॉल्व किया है, इस तरीके से पेपर्स को
एकदम सीरियल सीक्वेंस में, तो आपको पता लगा होगा कि यार ये सवाल मैंने 2015 में ना एक ऑप्शन देखा था, उस ऑप्शन से उठकर के सवाल आ गया। यह बहुत बार होता है, एंड दैट इज हाउ यू नीड टू सप्लीमेंट योर नोट्स। कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो एनसीईआरटी में था ही नहीं, समझ लो डाइनिन प्रोटीन वाला सवाल आ गया, तो घबरा जाओगे। लेकिन मेरे भाई अब अगली बार जब वो सवाल आएगा तो बाकी बंधु घबराएंगे, बाकी बच्चे घबराएंगे, आप नहीं घबराओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने नोट्स में ऐड कर लिया है। तो अपने नोट्स को हमेशा पावरफुल बनाते रहो, उसमें स्टिकी नोट्स ऐड करते रहो, उसमें अलग से फर्रे ऐड करते रहो, शीट्स बना लो, 3-4 शीट्स बना लो, स्टेपल करके हर चैप्टर के बीच में डाल लिया करो। एनसीईआरटी से एडिशनल पॉइंट्स जो भी हैं, जो टेस्ट सीरीज से आपको मिले, जो मेरी डीपीपी से आपको मिले, जो क्लास में आपको मिले, एडिशनल जितने पॉइंट्स है सारे लिखते चले जाओ, सो दैट योर नोट्स कैन बिकम पावरफुल। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ टेस्ट एनालिसिस। के साथ बैठो भाई, सारे ऑप्शंस देखो and understand the pattern. The most important thing that I can tell you today as a mentor, as a guide, as a teacher, as a brother, the most important thing that I can tell you of is the pattern recognition. दुनिया में हर चीज पैटर्न पे काम करती है। आपका बेस्ट फ्रेंड है, कहां कबाड़ा करेगा जीवन में एग्जैक्टली पता है मुझे। मेरे बेस्ट फ्रेंड का मुझे पता है। मुझे पता है कि एक चीज देख के उसका रिएक्शन कैसा निकलेगा। मुझे पता है कि समोसा देख के थूक यहां से बाहर निकल आएगा भाई का। छोटी छोटी चीजें मैं अपनी दोस्त की नोटिस कर लेता हूं, छोटी छोटी चीजें अपने परिवार के मेंबर्स के नोटिस कर लेते हैं हम, कि किस कंडीशन में किसका रिएक्शन क्या होगा। सिमिलरली आपका किसी पेपर में किसी सवाल को देख के रिएक्शन क्या होगा, गलती करने की प्रोबेबिलिटी और गलती करने का पैटर्न क्या होगा, ये आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन फीड इन योर ब्रेन। गलती कहां हो रही है ये पकड़ना है। गलतियां सिर्फ 5, 6, 7, 8 नए नए तरीके से हो सकती हैं। सर मुझे ओएमआर भरनी नहीं आती, मेरा बबल फिलिंग गलत होता है। सर मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। सर कोई बाहर का क्वेश्चन आ गया जो देख करके मैं नहीं कर पाया। सर मेरा कैलकुलेशन एरर हो जाता है। सर मेरी कैलकुलेशन स्पीड कम है। सर मैं प्रैक्टिस नहीं करके गया था। सर मेरा रिविजन नहीं हुआ था। सर मैं सिली मिस्टेक कर गया। यही तो है, इसके अलावा कोई और थोड़ी। गुरुजी इन्विजिलेटर ने मेरा पेपर ही फाड़ के हवाई जहाज बना दी, ऐसा ये कोई गलती थोड़ी होती है। ये कोई गलती हुई है किसी की आज तक कि गुरुजी लस्सी गिर गई जीरे वाली मेरे इस पे पेपर पे? अरे ये कौन कर रहा है घर पे बैठ के? तुम्हें कौन लस्सी पिला रहा है एग्जामिनेशन हॉल में? ये गलतियां थोड़ी होंगी। गलतियां तो वो होंगी जो अपने मस्तिष्क से हुई हैं, अपने ब्रेन से हुई हैं। गलतियां तो वही हैं। ओएमआर नहीं आएगा सीबीटी में, वैसे बता रहा हूं। अभी तो ओएमआर बेच दे रहे होगे या घर पे कर रहे होगे, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूं कि सर मुझसे 10 प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। क्यों ना मैं इन 10 की 10 प्रकार की गलतियों का पैटर्न बना लूं। पहला क्वेश्चन मैंने देखा, गुरुजी मेरा सही हुआ, सारे ऑप्शन भी मुझे पता है, किस ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया वो भी मुझे पता है। दिस इज 100% शॉर्ट क्वेश्चन, किसी भी तरीके से आएगा मैं कर दूंगा, इस सवाल को छोड़ो। दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा, इसमें एक ऑप्शन मुझे नया मिला, सर ये मैंने ऐड कर लिया अपने नोट्स में, ये भी अब डन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, इसमें 2 चीजों में मैं सर फंस गया। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम लिखा हुआ था, सर मैं फंस गया। समझ लो कोई भी सवाल था जिसका आंसर था सेंट्रियोल, आप सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में कंफ्यूज हो गए। यहां मुझे रिवीजन चाहिए, तो आप लिखोगे एनालिसिस में लैक ऑफ रिवीजन। 2 एक जैसी दिखने वाली टर्म्स में मैं फंसा। सर बात समझ में आई? सिमिलरली देयर आर मेनी मोर थिंग्स, मेनी मोर पैटर्न्स। आपको पता लगेगा जब आप 4, 5, 6 टेस्ट दे लोगे ना, आपको पता लग जाएगा आपकी गलती का पैटर्न क्या है। उसमें से एक एक गलती को उठाओ, उस गलती को अगले 2-3 टेस्ट में सुधारो, 10 नंबर बढ़ेगा। अगली गलती पकड़ो सुधारो, 10 नंबर बढ़ेगा। अगली गलती पकड़ो सुधारो, 10 नंबर बढ़ेगा। हर 2-2, 3-3 टेस्ट में एक एक गलती सुधारते जा रहे हो, 10-10 नंबर बढ़ते जा रहे हैं। एकदम से नंबर नहीं बढ़ते। आगे जब 20, 30, 40, 50 टेस्ट दोगे पेशेंस के साथ, एक अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ, ग्रेजुअल ग्रोथ जब चाहोगे, तब नंबर बढ़ेंगे भाई। एक दिन में नहीं बढ़ते नंबर। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे बीच में ही टूट जाते हैं, बीच राह में ही टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नंबर बढ़ाना तो एकदम बाएं हाथ का खेल है मेरे, मैं तो यूं चुटकी बजाऊंगा यूं नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको तैयारी के लिए 1 साल दी है, आपको इस चीज को पेशेंस के साथ, बहुत विवेक के साथ लेके चलना है भाई, तब काम चलेगा। अदरवाइज नहीं हो पाएगा भाई आपसे। समझो, ये गलतियां जो आप करोगे अभी नवंबर दिसंबर में, वो मैं आपको आज बता दे रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं इन सारी चीजों को नोट करना मेरे भाई। इस वीडियो को दोबारा से देखना। अगर आप मेरे अच्छे दोस्त हो, मेरे अच्छे भाई हो, मेरी अच्छी बहन हो, आराम से इस बात को जो मैं अभी कह रहा हूं ना, टेस्ट एनालिसिस जब से मैंने लिखना स्टार्ट किया, इसको दोबारा से देखना और इसको समझना कि वीपू भाई क्या कह रहे हैं। और देखना आप में से कई लोग जो सीरियल ड्रॉपर्स होंगे वो गलती कर चुके हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है, वी आर वेरी इंक्विजिटिव फॉर द रिजल्ट्स। हम ना बहुत जल्दबाजी करते हैं कि रिजल्ट मुझे झटपट मिल जाए। नहीं होता भाई ऐसा। क्यों होगा ऐसा बताओ? एक चीज जिसको टाइम लगता है, बिल गेट्स भाई अरबपति आदमी है भाई, जो कुदरत के नियम है वो तो उतना ही, अगर वो भी अपना बच्चा पैदा करेगा 9 महीने में ही कर पाएगा ना। कुदरत के नियम थोड़ी बदल जाएंगे, किसी के लिए कितना ही पैसा हो, कितना ही रिसोर्स हो, कुछ नहीं बदलता। इफ अ थिंग टेक्स दैट मच टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक दैट मच टाइम। दिस इज अ सीरियल ट्रूथ, इसको आप बदल ही नहीं सकते, कोई कहीं का इंसान आ जाए। अगर प्रोग्रेस वक्त लेती है
वो प्रोग्रेस टिकती है, वो प्रोग्रेस आपको महान बनाती है, क्योंकि वो आपकी हैबिट का पार्ट बनती है। उसे हैबिट का पार्ट बनाओ, जो चीज जितना वक्त मांगती है उसे उतना वक्त दो। यही तो गेम है, यही तो गेम है भाई। जो बीच में टूटा वो पहुंचा ही नहीं मंजिल तक, घर से भी निकल पड़ा, मंजिल पे भी नहीं पहुंचा, बीच में ही टंगा रह गया। अब घर भी उतनी ही दूर है, मंजिल भी उतनी दूर है, पर भाई को पता ही नहीं है कि मंजिल आखिर कितनी दूर है, इसीलिए उल्टे पांव भाग गया घर की तरफ। उतना ही इधर भागता तो खेल जीत जाता, पर एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है डायमेंशनली कि कौन सी चीज कितनी दूर है और हमारे लिए कितना बड़ा रिवॉर्ड इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं, सारे काम हो जाते हैं, अच्छे से तैयारी हो जाती है, करनी है बस ईमानदारी से, टूटना नहीं है। मैं बता रहा हूं मंजिल कितनी दूर है, मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है। तुम्हारी मंजिल मोटा मोटा मान के चलो, बहुत अच्छे तरीके से 50 टेस्ट दूर है। अगर आप इतनी देर का एनालिसिस कर लेते हो ना, 50 टेस्ट में अगर आप आज 550 पे बैठे हो, अगर आप 680 690 नहीं मार रहे हुए, अगर ये मैंने जो बताया करने के बाद, तो भाई आके मेरा सर फाड़ देना तुम डंडे से, और बताओ। क्योंकि यही होता है, इसके अलावा कोई तरीका थोड़ी है। अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, सारे डीपीपी सॉल्व है, सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व है, सारे पीवाईक्यू सॉल्व है, टेस्ट एनालिसिस अच्छे से, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर क्या कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहा है? कुछ अलग कर दे रहा है क्या इससे? हम तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को मेंटोर करके बैठे, ऑल इंडिया 9th रैंकर को मेंटोर करके बैठे। तो वो बच्चा भी तो यही करता था ना, उसको भी तो मैं यही बताता था जो तुम्हें बता रहा हूं। कोई अलग घुट्टी थोड़ी पिलाई थी उसको भाई, ऐसे कूट काट के एकदम घर पे ही देसी चूरमा थोड़ी खिला दिया था बैठा करके कि हाँ ये चमत्कारी जड़ी बूटी है भैया, ये ले लो, इससे तो कुछ खतरनाक ही गेम हो जाएगा रात तक। ऐसा थोड़ी होता है, होना यही है। अब देखो, आप इस बात को कब मानोगे मुझे नहीं पता। आप में से कई लोग अभी जग जाएंगे आज कि हाँ भैया कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद ने इतने पेपर दिए हैं। पेपर का एक पैटर्न होता है, उसे क्रैक करने का एक तरीका होता है। नीट का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आता, इसमें क्रैक कर ले जाओगे, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं। और आपको पता भी है सारी चीजें, आपको भी पता है। किसी से भी पूछोगे ना, मैं कह रहा हूं कि मैं घर से बाहर निकला, मैं जस्ट नॉर्मल आम खरीदने जा रहा हूं, एक रेडी के ऊपर, ठेले के ऊपर आम खरीदने जा रहा हूं। मैं आम वाले भैया के पास जाके बोलता हूं कि माइक लगा के उनके मुंह पे कि बताइए भैया सफलता के 3 नियम, कि सफल इंसान को क्या करना चाहिए। तो बोलेंगे मेहनत करनी चाहिए, डेडिकेशन, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। सबको ही पता है, द गेम इज कि सबको ही पता है, बट द मेन थिंग इज एग्जीक्यूशन। करेगा कौन? पता तो तुम्हें भी है कि मेहनत से सफल बनते हैं, कर ले रहे हो बढ़िया, अपनी जान लगा दे रहे हो 100%। कितना लोग दे रहे हैं अपने दिन का, बताओ। कौन लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मैं साला अपने दिन का 100% दे दे रहा हूं अभी, बताओ कौन हो तुम? कर ले रहे हो 100%, संतुष्ट हो अपनी लाइफ में? रात को पसर के नींद आती है बढ़िया एकदम, कि आज मैंने कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं किया, आज आई गिवन माई 100% शॉट, आती है नींद? अगर ऐसा है तो बता दो भाई। कभी कभी तो कतराते हैं ना हम लोग, नहीं होते ना संतुष्ट, अंदर मन काटता है खुद को। जब रात को सोने जाते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं चीजों का, जब पैर लंबे करके सोते हैं तो दिमाग में चलती है ना चीजें गहरी नींद आने से पहले, तब तो इंसान खुद से सच बोलता है ना, कि आज 100% दिया या नहीं, आज कामचोरी मक्कारी करी या नहीं। तब तो इंसान बैठ के खुद से ही बातें करता है ना। बाहर वालों को तो बेवकूफ बना सकते हैं हम लोग, खुद को कैसे बनाओगे? खुद को तो पता ही है कि खुद ही नहीं ले। दिस इज द गेम, एग्जीक्यूशन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन। जो सोचा वो कर दिया शाम तक, ये है बात। और ये नहीं बहुत ज्यादा करना है, जितना सोचा उतना करना है। आज रोटेशन पढ़ना है किसी भी हालत में, हलक सूख जाए भाई, आज रोटेशन खत्म होगा, रात को 3 बजे हो जाए। कल का टारगेट मैं छोटा बना लूंगा, कल सिर्फ ग्रेविटेशन पढ़ लूंगा, कल सिर्फ लिविंग वर्ल्ड पढ़ लूंगा। आज रोटेशन सोचा तो एनी हाउ आई नीड टू कंप्लीट माई टारगेट। देर इज नो टाइम टेबल, देर इज टू डू लिस्ट, देर इज नो टाइम टेबल। 10 घंटे पढ़ूंगा, 11 घंटे पढ़ूंगा, पावर कट हो गई, बैंड बज गई, घर पे मामा आ गए, बैंड बज गई, है ना, खुद को बुखार चढ़ गया, बैंड बज गई। टू डू लिस्ट, आज सुबह मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, आज मेरे ये टारगेट्स हैं, मुझे लगता है आज मैं 10 घंटा पढ़ जाऊंगा। 10 घंटे पढ़ जाओ, 10 से ज्यादा पढ़ जाओ, 10:30 पढ़ जाओ, लेकिन 10 डेफिनेटली पढ़ो। दैट इज अ रियल गेम, इसको खेलना है भाई। ये होता है, टाइम टेबल होता ही नहीं कुछ, टाइम टेबल बना ही है फाड़ने के लिए। टाइम टेबल आज बनता है, कल फटता है दीवार पे से, या उसके ऊपर दूसरा चिपकता है 4 दिन बाद। टाइम टेबल की फितरत ही है कि वो बनेगा मिटेगा, बनेगा मिटेगा, फटेगा, डस्टबिन में जाएगा, गोते लगाएगा, अपने जान की भीख मांगेगा कि साहब मुझे फॉलो कर लीजिए, पर तुम नहीं कर पाओगे। 5 PM वेकअप, यस, 7:30 बजे उठे हैं,
चाय का इतना बड़ा मग्गा मारा, तब जाकर के एक डिपर खुला, उसके बाद 4 रोटी लपेटी राजा वाली मेंटेलिटी दिखाई, तब दूसरी आंख खुली, 9:30 बजे नहाए, 11 बजे काम पे बैठे, जब दुनिया काम से लौट रही थी। ऐसे नहीं होता दोस्त। तुम चाहे अपना टाइम टेबल 11 बजे ही शुरू करो, लेकिन ईमानदारी से तो करो, टू डू लिस्ट तो बनाओ, 5 AM वेकअप। ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस, अलग ही लेवल का एनालिसिस करना है, राइट। इसको लिख लेना भाई, ये बहुत गहरी चीज है, थोड़ा मजाक में बता रहा हूं क्योंकि अपना बॉन्ड वैसा है, इससे बाहर कुछ है नहीं जीवन में पेपर क्रैक करने के लिए, समझे? समझे गुरुजी? बूझे? यस यस। इसको अगर कंसिस्टेंटली कर गए, नोबडी कैन बीट यू भाई। यस यस, ठीक है, चलो भाई आते हैं, चिकित्सक से मिलके आते हैं थोड़ा, है ना। एक और क्लास है, बट आई एम फीलिंग वेरी अनईजी, आज थोड़ा ज्यादा ही पेन हो रहा है, मुझे लगता है आई नीड टू गो, आई नीड टू रश ऑफ, है ना। एक बार मिलके आते हैं, यहीं रहते हैं, मेरे पास ही हैं। तो उनको दिया था कल मैंने खून, देखते हैं क्या हुआ है अपने खून का, है ना। खून पसीने से क्या सींचा है भाई ने, देखते हैं एक बार। यस, ठीक है, चलो यार, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी आपसे कल अच्छे तरीके से। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, मजा आने वाला है, प्यार से पढ़ेंगे। कल भाइयों को गाना भी सुनाएंगे, दर्द, आज कोई भी गाना गाऊंगा तो दर्द भरा ही गीत लगेगा तुम्हें इसलिए आज अवॉइड करते हैं, है ना। एंड आई होप द एनर्जी वॉज फाइन, मैंने पूरी कोशिश करी है कि एकदम डाल दूं भाई, जान झोंक दी जाए इस सेशन के अंदर, एंड आई होप आपको मजा आया होगा। कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी एक रिवीजन वीडियो आ जाएगी मर्ज, उसको भी आप देख सकते हो, टुकड़ों में जो आ रही हैं वो भी आप देख सकते हो, बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनके टुकड़े में आज डलवा दूंगा, तो वो भी आप तक पहुंच जाएंगे शाम तक, आराम से बैठ के उनको हम चेक कर लेंगे। ऑलराइट, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। रिजल्ट बहुत शानदार आया है, आपको भी अगले साल रिजल्ट लेकर के आना है भाई। काफी सारे बच्चे हैं जो प्रॉपर मेडिकल कॉलेजेस में लैंड कर रहे हैं। मैं एक स्ट्रीम देख रहा था, हमारी टीम ने ना एक स्ट्रीम चला रखी है, हम लोग भी बीच बीच में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, सारे टीचर थोड़ी थोड़ी देर आते हैं उसमें, तो मैंने देखा कि भाई मेरा नंबर कब लगा हुआ है, तो इट इज अ ह्यूज लिस्ट, पिछले 36-37 घंटे से वो स्ट्रीम चली ही जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, एंड बच्चों की लिस्ट इतनी ज्यादा है, हजारों बच्चे वी हैव कॉल्ड आउट, और एकदम आप देखना कंपटीशन वाला पे, मतलब ऐसे ही जाके देख लेना, नॉट वो प्रॉपर सुनना, क्योंकि सारी चीजें हम लोग क्लास में बता ही देते हैं, लेकिन जितने भी टॉपर्स थे सबको हम लोग रिजल्ट सेलिब्रेशन में, मतलब इतना बड़ा अभी एक इवेंट होने वाला है आई गेस अगले 3-4-5 दिन के अंदर अंदर, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इस बार सिलेक्ट हुए। मास सिलेक्शन की अगर बात करें तो भाई खतरनाक, मतलब भारत के हर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे। इट्स नॉट ऑल अबाउट फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, देखो भाई अच्छी बात है रैंक लाना, लेकिन हमसे जो बच्चा पढ़ता है ना, वो भाई हम चाहते हैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए, एम्स ऋषिकेश पहुंचे, एम्स जोधपुर पहुंचे, एम्स दिल्ली पहुंचे, एमएमसी पहुंचे, वीएमएमसी पहुंचे, यूसीएमएस पहुंचे, अपने स्टेट के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, उस चीज की तैयारी करो, बढ़िया तरीके से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओ, बढ़िया तरीके से एमबीबीएस क्रैक करो, पीजी करो, पोस्ट पीजी करो, बढ़िया तरीके से देश की सेवा करो, या जो भी करना है, जो भी आपका मोटो है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई करेंगे और अगले साल ताबड़तोड़ पार्टी करेंगे, आपके साथ ही पार्टी करेंगे, है ना। थोड़ा और मोटा ठाड़ा हो जाऊंगा तब तक, बॉडी वॉडी बना के, और एकदम नेक्स्ट लेवल पे फाड़ देंगे पार्टी को, ठीक है। चलो, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम जगह, अगले ही दिन यहीं पर मिलते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।